अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसका ख़ास ख़्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। अंदाजा लगा लें कि आजकल सियासत में ये हो रहा है कि जो बिलावल बता रहे हैं कि जी शेर को किसी सूरत आने नहीं देंगे, शेर छुप के बैठा हुआ है, अभी तक बाहर नहीं आया, कोई मंशूर नहीं दे रहा, कोई प्लान नहीं दे रहा, कोई रोड प्लान नहीं है। और है कहते हैं ना, वो जो है जियाला ही बनेगा। जरदारी का कहना भी यही है कि वजीर आजम जो बनेगा तो हमारा जियाला बनेगा। तो क्या पंजाब से बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को हराने में कामयाब होंगे, सीटें लेने में कामयाब होंगे, नहीं होंगे? या दोनों पार्टियों में सिर्फ सोचें, इस वक्त दो पार्टियों के साथ जंग लड़ी हुई है। एक पार्टी को तो आपको पता ही है कि जेल में बैठे हुए हैं, और जेल के अंदर जो लोग हैं, पीटीआई से पहले बल्ले का निशान ले लिया गया है, अब आजाद उम्मीदवार की तरह लड़ेंगे। जो जेल के अंदर उनके हुक्मरान हैं, तो वो बैठे हुए जो कारकुन उनके अपने हैं, जैसे परवेज इलाही को ले लें, तो वो कहते हैं कि जी मैं पीटीआई के साथ ही हूं और हमेशा इमरान खान के साथ ही रहूंगा, और इंशाल्लाह इमरान खान की पार्टी ही जीतेगी। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का जो बहुत बड़ा नाम है, तो समझ लें चाहे उनको कोई निशान दिया जाए, बैगन का निशान दे दिया जाए, बल्ले का क्या कहते हैं चकले का निशान दे दिया जाए, क्या उनको जो बांसुरी दे दी जाए, चाहे कुछ भी निशान दिया जाए, कैसा भी निशान दिया जाए, जो भी निशान लेने के बाद, बल्ले का निशान लेने के बाद कुछ भी निशान दे दिया जाए, पर एक इमरान खान के नाम से जो है ना, ये पार्टी जो है ना जीतेगी, पीटीआई ही जीतेगी, वोटर पीटीआई के लिए लिख लेगा। और इमरान खान भी जेल में बैठ के अपनी स्पीच दे रहा है, मीडिया से आज उन्होंने स्पीच दी है जो आपने सुनी होगी। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा है कि मेरी आवाम का, मैं अपनी माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मुश्किलात के बाद मेरा साथ दिया और अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा, और आज़ादी की हकीकी जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और उनको इलेक्शन में 8 फरवरी को बाहर निकलना होगा और उनको बताना होगा उनको गुलामी नहीं चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए। अगर अवाम को, मेरी अवाम को आज़ादी चाहिए, तो उस कौम को बाहर निकल के वोट दे के और अपने वोट की हिफाजत करके, जोर किस पे हुआ, वोट की हिफाजत करके, हिफाजत करनी होगी वोट की। अब आप सोचिए वोट की हिफाजत किस तरह कर पाएंगे? बड़े बात तो कर ली उन्होंने, जेल में बैठ के स्पीच तो दे दी कि वोट की हिफाजत करनी होगी, अपने जिसको वोट दे रहे हैं आजाद उम्मीदवार खड़े होंगे और वोट देके ये साबित करेंगे कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, मुल्क आजाद होने जा रहा है। नवाज शरीफ इधर लगे हुए हैं कि देखो जिस तरह मुझे निकाला गया था, मैं किस तरह वापिस आया हूँ, एक शान के साथ वापिस दोबारा आ चुका हूँ। इसी कोशिश में लगे हैं कि मैं इस शान के साथ वापिस आया हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, अब देखो मैं दोबारा से चौथी दफा वजीर आजम इस मुल्क का बनूंगा। इधर बिलावल कह रहे हैं कि इस किसी सूरत भी हम चौथी दफा नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। तो अब देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आप आके दीजिएगा कि क्या होगा, दो पार्टियां मैदान में उतरेंगी या एक और पार्टी है जो तैयारी कर रही है, जिसका भी कुछ नाम नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी उतरेगी मुकाबले के अंदर। तो आखिर जीतेगा कौन? पीटीआई अपने दावे और वादे कर रही है कि आजाद उम्मीदवार की तरह वो खड़े होंगे और लड़ेंगे। इमरान खान वो अपने बयान से कह रहे हैं कि जी आजादी की और आजादी चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए, ये नारा लगाएंगे और इसके नारे के साथ वो निकलेंगे। तो आप बता दीजिए कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इस पे हम देखेंगे 8 फरवरी को क्या होने वाला है, और आपको बताते चलेंगे। आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और जिस तरह आप इसको लाइक करते हैं और जिस तरह आप लोग देखते हैं। 4.5 मिलियन फेसबुक के व्यूज हैं जो देखा जा रहा है इस वक्त आप चैनल, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ जिस तरह आप लोग आके यहाँ पे शो के अंदर कॉलर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं और लैंग्वेज को गंदी यूज करते हैं, और 1.5 मिलियन यूट्यूब के व्यूज हैं जिस पे लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं इस शो को। तो मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं ये शो इसी तरह चलता रहे, तो आप लोग जिस बिजनेस से भी ताल्लुक रखते हैं तो आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तकरार शो को स्पॉन्सर कर सकते हैं बाय स्पॉन्सर। ये इसलिए कि मुझे पता है कि इतने सारे लोग जो देख रहे हैं, इतना वॉच कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं इस शो को, तो 100% आप लोगों में से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे जो इसको वॉच करते होंगे। अगर चाहते हैं आप इसको स्पॉन्सर करना और चाहते हैं ये शो इसी तरह कंटिन्यू चलता रहे, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाते रहे, जिस तरह हम कहते हैं कि लाखों लोगों तक आपकी आवाज जा रही है, तो ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। लाखों लोगों तक आपकी आवाज वाकई में पहुंचा रहा है ये चैनल और ये प्रोग्राम खासकर। और ये प्रोग्राम इसीलिए बोलते हैं कि खुदा के लिए आप इतने जज्बाती ना हो,
अपने पास एक पानी का गिलास रखें, ठंडे पानी का। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसके बयान को आप नहीं तस्लीम कर पा रहे, आप चाह रहे हैं कि इसके साथ तकरार हो, तो मामूली तकरार करें, मगर लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि गाली-गलौज करना शुरू कर देते हैं। लोग टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं कि ये शो में क्या हो रहा है? किस तरह इसमें गाली बकी जा रही है? आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ़ यहीं पे देखा जा रहा है, कनाडा में देखा जा रहा है। दुनिया के हर कोने में ये शो जा रहा है, हर कोई पसंद करता है। कहाँ-कहाँ से मैसेज नहीं आते। तो प्लीज़ इसका ख़्याल रखा करें। तो अब बात करते हैं अपनी सियासत पे आ जाते हैं। बहुत कम टाइम रह गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतना कम टाइम रह गया, अभी तक मुस्लिम नून लीग सो रही है आराम से। कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई मैदान में नहीं उतर रही है। किसी तरह आए थे, जिस तरह बिलावल ने कहा कि शेर आया, सिर्फ़ 10 मिनट के लिए आया, फिर छुप के जाके बैठ गया। तो अब आप ये कहेंगे क्या ये बिलावल का ये सियासी बयान है या हकीकत में वो बात कर रहे हैं? तो इस पे हम बात करेंगे। ज़ैदी भाई को वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्लाह का करम है समीना, और आपको और आपके तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। जी। आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह इतना बेहतरीन प्रोग्राम पेश कर रही हैं जी। और पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की सियासी जमातों की और पाकिस्तान के बारे में लोगों को एक आगाही पहुंचा रही हैं जी। और बगैर किसी सेंसर के या बगैर किसी रोक जी। तो अल्लाह आपको इसी तरीके से कामयाबी अता करती रहे और आप ज़रा तेज़ बोलें ज़ैदी भाई, आपकी आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है आज? अल्लाह आपको इसी तरीके से कामयाबियां अता करते रहे और आपका प्रोग्राम दिन ब दिन दोबारा बोलें, आपकी आवाज़ ही नहीं आई थी। लोगों तक पहुँचनी चाहिए ये आवाज़ आपकी। तो जी। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, जी। ये आपकी एक बेहतरीन काविश है, आपकी एक बेहतरीन मेहनत है, जी। जिसका अगर देखा जाए तो सेहरा सिर्फ और सिर्फ आपके सर, बल्कि हार होगा ना आपके सर पे, सेहरा तो नहीं बन सकता। तो ये हार जो है ना, ये जी। फतह का हार जो है वो आपके लिए है जी। और यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ आपके इस प्रोग्राम को आपकी सरपरस्ती में इसी तरीके से कामयाबी की मनाजिल तय करता आमीन, रहे। सुम्मा आमीन। मगर इसमें आप लोगों को भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं। नहीं, हम तो जी। एक छोटे से, क्या कहना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेंट हैं। असल काविश आपकी है कि आप ऐसे ऐसे लोगों को सुनती हैं कि जिनको शायद आप प्रोग्राम के बाद सुनना भी पसंद ना करती हैं। चलें, तो बात हो रही थी सियासत की। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि बिलावल ने कहा कि ये सही है, ये गलत। आज आप ये देखें कि बिलावल का एक और बयान आया है, जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इख्तिदार में, अगर हम इलेक्शन के बाद किसी के साथ इख्तिदार में शिरकत नहीं करेंगे। जी। जो हम और आप डिस्कस किया करते थे कि शायद ये हैंग हुकूमत होगी और इसके साथ ये दोनों पार्टियां मिलके इख्तिदार में हिस्सेदार होंगी। तो आज उन्होंने ये कहा है कि हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि वो अपनी सियासी कैंपेन से, अपनी मेहनतों पर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि शायद वो अकेले हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे, इतनी सीटें वो जीतेंगे। उन्होंने ये कहा है दूसरी तरफ, कल ये परसों के एक बयान में, कि हम दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद देखा जाए। दूसरी तरफ आप जब ये कहती हैं कि नून लीग जी जलसे नहीं हो रहे और वो 10 मिनट के लिए आए थे और झलक देखे ना, 10 मिनट के लिए आए, झलक दिखा के चले गए। कोई मंशूर नहीं दे रहा है, कोई प्लान नहीं दे रहा है मुस्लिम नून लीग वाले। जी। तो अब जलसे जिस तरीके से उनके हो रहे हैं और उनकी जिस तरीके से पजीराई हो रही है, तो और दूसरी बात ये कि उनके पास सीधा सीधा बात यह है कि कोई बयानिया नहीं है, उनके पास कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए नहीं है कि वो अवाम को बता सकें कि आने वाले वक्तों में हम क्या करेंगे। जी। उनके पास जो सबसे पहले जो इनके ऊपर ये अटैक हुआ है सिलेक्टेड का और लाडले का, उससे वो अभी तक वो अपने लेवल उतारने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसी तरीके से वो सही कह रहे हैं कि वो इसी तरह मजबूर हैं बेचारे, क्या बात, आके बयान क्या दें। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि उनके जो मीटिंग दिखाई जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें वो अपने लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक बादशाही निजाम की हैसियत लग रही है कि लोग उनके सामने खड़े होकर पहले वफादारियों का ऐलान करते हैं, अपनी खिदमात का जिक्र करते हैं, फिर उनकी साहबजादी, उनकी तारीफ करती हैं,
कि इन्होंने कितनी खिदमत दी और हमारे खानदान के लिए ये लोग। आप ये देखें ना कि नवाज शरीफ जो ना सिर्फ इस चक्कर में लगे हुए हैं कि ये बताना चाहते हैं आवाम को कि देखो मुझे किस तरह निकाला गया था, कितनी नाइंसाफी मेरे साथ हुई है, देखो मैं किस तरह शान से आया हूँ और इस शान से आने के बाद अब मैं ही जीतूंगा, मैं ही वजीर आजम बनूंगा चौथी दफा, उनका कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। जी। उनका जो इस वक्त इश्तहार जो है वो ये है कि अवाम पे ये तासुर दिया जाए कि हम इख्तदार में आ रहे हैं और हमारे मामलात तय हो चुके हैं, बिल्कुल सही कहा। ताकि सामने वाला ये देखे, क्योंकि हमारी एक नफ्सियात है कि हम कोशिश करते हैं कि जीते हुए के साथ चले जाएं। तो उनकी पूरी कोशिश है कि लोगों में ये तासुर पहुंचा दिया जाए कि हम जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं और हुकूमत हमारी बननी है, क्योंकि हम जो यहाँ आए हैं और जो ये रेड कारपेट हमारे साथ हुआ है वो इस चीज का नतीजा है कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वो इस पूरी कोशिश में ये हैं और उनकी पूरी ये कोशिश है कि उन इलेक्टेबल लोगों के साथ ये वादे किए जाएं या उनके साथ नेगोशिएट किया जाए कि वो जीती हुई सीटें उनके पास आ जाएं और वो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के सामना करने से वो गुरेज इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी पूरी ये कोशिश है कि किसी तरीके से इलेक्टेबल्स उनके साथ आ जाएं। इसीलिए देखिए उन्होंने एक इलेक्टेबल ग्रुप जो है जिसका उन्हें मालूम है कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो किसने बनाई है और लाजमी बात है कि उनकी 8-9 सीटें तो उनको जितवाने के लिए बनाया गया होगा ना। तो उनकी कोशिश है कि आईपीपी के साथ मिल जाया जाए ताकि कम से कम उनकी 8-9 सीटें और कुछ पंजाब असेंबली की सीटों के साथ तो कुछ ना कुछ उनके साथ ग्रुप बन जाएगा और उनके साथ वो शरीक हो जाएंगे। बकिया 3 सूबों में उनको नजर आ रहा है और आप देखें तीनों सूबों में उनकी कोई मूवमेंट नहीं है, ना उनकी कहीं सिंध के अंदर कोई मूवमेंट नजर आ रही है, ना कहीं बलूचिस्तान में कुछ उनकी मूवमेंट नजर आ रही है, ना ही केपी की अंदर नजर आ रही है। वो पूरा पंजाब पे फोकस कर रहे हैं और पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें मैंने पॉलिसी बना ली है, मैं इख्तियार में आ रहा हूँ और मेरे मामला तय हो गए। दूसरी तरफ आप ये देखें कि उसके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ माफ कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी वाहिद जमात के तौर पे इस वक्त नजर आ रही है जी, जो इलेक्शन को वॉयल कर रही है, जिसके जलसे जिसकी तकारीर या जिनके बयान से लग रहा है कि शायद कहीं इलेक्शन होने वाले हैं। बसूरत दीगर बकिया 2 बड़ी जमातें जिनमें पीटीआई और नून लीग दोनों शामिल हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी मूवमेंट नहीं नजर आई कि जिससे लगे कि इलेक्शन की कोई एक्टिविटीज हो रही है। पीटीआई को तो इसलिए कहना हम ज्यादा भेजा होगा अगर हम कहेंगे, क्योंकि वो खुद एक जंग लड़ रहे हैं अपने आप की बहाली के लिए, अपनी जमात की बहाली के लिए। वो तो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, आप सोचें पीटीआई वाले तो उनके लिए, और वो अभी भी उनके फैसले जो हैं वो ऐसे मुबम हैं और इस तरीके के फैसले हैं जो प्लान ए और बी और सी जो भी बना रहे हैं कि मुझे तो उनसे उनकी जीत कहीं नजर नहीं आती। तो वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा ए और बी प्लान कौन सा होगा उनके पास? देखिए प्लान ए बी जितने अब तक के जो पुराने साबका ABCD जो थी जो उन्होंने मुख्तलिफ जमातों को पढ़ाई थी वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। मगर जो इमरान खान आज स्पीच में कह रहे थे कि आजादी की जंग लड़ेंगे, गुलामी नहीं चाहिए, मैं कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो है ना गुलामी नहीं, अगर अगर इन केस अगर धांधली हुई और चोरों की हुकूमत आई और ये चोर हमारे ऊपर वो हो गए, तो अभी भी वो यही कह रहे हैं ना कि चोर और का राज होगा। जी, एक लम्हे के लिए सोच रहे हैं कि इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई नाकाम हो जाती है या उनको धांधली से हराया जाता है, ठीक है, तो क्या आपके पास भी क़यादत है जो रोडों पे आके अवाम को मोबिलाइज अब आप ये अंदाजा लगाएं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान जब जेल में गए थे तो तब इमरान खान को यही खुशफहमी थी कि वो ज्यादा देर जेल में नहीं रुकेंगे, वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान को अंदाजा नहीं हुआ कि कितने महीने हो गए उनको जेल में रहते हुए? बताएंगे जरा आप लोग कितना टाइम हो गया उनको जेल में रहते हुए? एक तवील अरसा गुजर गया उनको जेल में रहते हुए, लेकिन उनको अभी भी नजर नहीं आ रहा कि हालात जो है ना वो किस, देखिए वक्त जो है ना वो हाथ में, तो वही अवाम है ना जिस अवाम पे इनको बहुत भरोसा है, जिस अवाम को ये आजादी दिलाने के लिए गए अंदर, तो वो वही अवाम है जो उनको बाहर लाने में नाकाम है अभी। तो वो किस बात पे बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहनों का, अपने भाइयों का? आज उनका एक खत आया जी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम तहरीकी साथियों को खिताब किया। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा मुझ पर एतमाद किया है जिसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जी, आपको यकीन था कि मैं टूट नहीं सकता और यकीन करें मैं आज भी आपके साथ खड़ा हूँ। आपने कहा ये मुझे हुकूमत से नहीं निकाल सकते, इन्होंने निकाल दिया। आपने कहा मुझ पर केस नहीं बना सकते, इन्होंने बना दिए।
आपने कहा ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन्होंने गिरफ्तार कर दिया। और आखिर में उन्होंने कहा समीना खुदा के लिए फांसी का चैलेंज नहीं देना, वरना आपका कुछ नहीं जा रहा, मैं न जाना फंदा लग जाए। अब अगर किसी ने फांसी वाला चैलेंज किया तो मैं खुद तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दूं। तो इमरान खान जो है ना, इस लाइटर नोट के साथ हो ये रहा है कि अवाम जो है ना उनकी देखे ना, इमरान खान को अपने वकला पे बहुत भरोसा था, बहुत यकीन था उनके वकला के ऊपर। आज उनके वकला ने उनके साथ क्या किया, क्या हो रहा है, सब कुछ तो उल्टा होता चला जा रहा है। मैं आपसे और यूट्यूब के चैनल वाले जो है ना, अपना चैनल को टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इमरान खान को बेच रहा है और इमरान खान की अलग-अलग खबरें बयान कर रहा है। इमरान खान कहते कुछ है और बाहर आके क्या निकलता है। इमरान खान को वैसे सबसे बड़ी गलती इमरान खान को ये सोचना चाहिए था कि जब इमरान खान को लाने वाले 2018 में जो लेकर आए थे, जिन्होंने सपोर्ट किया, इमरान खान ने उनके खिलाफ ही बातें शुरू कर दी और अभी तक वो बातों से रुक ही नहीं रहे हैं, किसी सूरत भी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज का भी। उनको चाहिए था, उनको देखें, एक सबसे बड़ी गलती जब उनको इलेक्शन कराने के लिए कहा गया, डेट मिली, तो असद उमर आज जाके मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं कि जी हाँ जी, हमें तो इलेक्शन करा लेने चाहिए थे, उस वक्त हमने फैसला क्यों नहीं किया। तो आज अफसोस हो रहा है और पूछा भाई किसने नहीं करने दिया, उन्होंने कहा कप्तान ने। तो अब ये क्या बात हो गई कि कप्तान ने उनको ये फैसला नहीं करने दिया इलेक्शन कराने के लिए। उसी वक्त आपको इलेक्शन कराने चाहिए थे ना, जब आपके पास इख्तियार था, तो आप इख्तियार में थे और इख्तियार भी था। इन कुछ चीजों का तो था ना, कुछ चीजों का नहीं था। जो आप आपके स्पीच करते थे, जी मेरे पास इख्तियार नहीं था, मैं नहीं कर सका, मेरे हाथ बंधे हुए थे। मगर किसी चीज में तो आपके हाथ खुले थे, तो वो काम कर लेते आप छोड़ते ये चोर चोर डाकू जिन्होंने आपसे कलवाया। आपने कहा, आपने अपनी मर्जी से नहीं कहा, मगर आपको अपना अक्ल तो इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना, क्यों? अब ये तो बिल्कुल ऐसी मिसाल हो गई, किसी से मैं बात करी थी तो सबने, किसी से मैं फोन पे बात करी थी, जैदी भाई आपको एक मजे की बात बताऊं। मैं फोन पे बात करी थी किसी से ना, इसी इमरान खान के बारे में गुफ्तगू निकल आई, गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बड़े मजे की बात बताई कि इमरान खान वाकई में कुछ करने के लिए आया था। कौम को बहुत उम्मीदें थी इमरान खान के साथ कि इमरान खान आएगा तो एक आजादी दिलाएगा, अब नई जनरेशन के लिए कुछ काम करेगा, बहुत कुछ करेगा, करता भी। मगर उसकी सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई? इस यूरोप कंट्री में जिस तरह बच्चे ना पेरेंट्स के नहीं होते, हर किसी को जाते हैं मगर पेरेंट्स के नहीं होते। क्यों नहीं होते? पेरेंट्स सब कुछ देता है, बेहतरीन किस्म की गाड़ी दिला देता है, हर चीज दिला देता है उसको, बच्चे को, और बच्चा आखिर में पेरेंट्स को ही बुरा कह रहा होता है। पेरेंट्स को ये कह रहा होता है कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पाए, यहाँ पे लाने के बाद वो हमें समझे ही नहीं। और इमरान खान को भी जो लेकर आए, जिन्होंने बनाया इमरान खान को, इमरान खान उनको ही नहीं समझ पाए। अब आप सोचें, किसी ने मुझे ये बड़ी प्यारी बात की, मैंने कहा आपने बात तो ठीक है, कहने लगा था बहुत अच्छा बंदा, करने आया था, कुछ करता, मगर उसने भी सेम यहाँ के बच्चों की तरह किया। जो बच्चे आखिर में सबसे बड़ा दुश्मन अपने पेरेंट्स को समझता है। कभी भी बच्चा नहीं समझता, पेरेंट्स उस बच्चे को हर चीज प्रोवाइड करता है, पर बच्चा आखिर में यही कहता है कि पेरेंट्स मुझे समझ ही नहीं पाए। गाड़ी जबरदस्त दिला देता है, हर चीज दिला देता है, घर भी कर देता है उसको, किसी तरह कर करा के घर भी दिला देगा, गाड़ी भी दिला देगा, सब कुछ कर देगा। मगर बच्चा यही कहेगा कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरे पेरेंट्स ही हैं, इसलिए कि पेरेंट्स मुझे समझ ही नहीं पाए। यहाँ ले तो आए, मगर यहाँ के कल्चर में मुझे समझने में देर कर दी इन लोगों ने। शादी, उस बच्चे से पूछो भाई शादी हम अपनी पसंद से तुम्हें कर दें, कहता नहीं आप जो कहेंगी वहां तो मैं शादी नहीं करूंगा, करूंगा तो अपनी मर्जी से ही करूंगा शादी, और अपनी पसंद से करूंगा। वही इमरान खान का हाल है कि इमरान खान को लाने वाले, इमरान खान को पहुंचाने वाले, इमरान खान उनके खिलाफ ही बात करना शुरू कर दी इमरान खान ने, और सबसे ज्यादा बोले। और फिर इसके बाद रुके ही नहीं, बोलना ही नहीं बंद किया उन्होंने। अमेरिका का हाथ था उनको लाने में, यहाँ पर फौज का हाथ था जो बड़ी बड़ी ताकतें लाती हैं, जिस तरह नवाज शरीफ को अभी लाने में बड़ी बड़ी ताकतों का हाथ है जो लाना चाह रही हैं। अभी देखते हैं कि कौम क्या करती है। अगर अगर देखेंगे 8 फरवरी को क्या होगा। अब बड़ी उम्मीद है इमरान खान को अभी भी कि कौम निकलेगी, आजादी की जंग लड़ेगी, गुलामी से निकलेगी बाहर। तो अब देखते हैं निकलती है नहीं निकलती, देखते हैं कितने कॉलर आके ये बात करते हैं कि हाँ जी गुलामी से आजादी दिला सकेंगे इमरान खान, नहीं दिला सकेंगे, आजादी दिला सकेंगे, नहीं दिला सकेंगे, जेल में बैठकर अपनी कौम को। और कौम कितना साथ देगी, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। बताएं मगर जैदी भाई, कौम कितना साथ देगी इनका? देखिए समीना, जब आप 2018 के इलेक्शन में आपको इख्तिदार दिलवाया गया था, तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये इलेक्शन में जो जीता हूँ वो किस तरीके से जीता हूँ। राइट। मुझे किस तरीके से किन किन लोगों का सहारा दिलवा के मुझे इख्तिदार दिया गया है। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ, आप ये समझने लगे कि ये मेरी फतह है, ये अवाम मेरे साथ अवाम है। आपको आज तक पाकिस्तान की अवाम का जो मिजाज है वो समझ में नहीं आया। आपने ये देखा
कि इन्होंने मेरे लिए आरटीटीएस बंद कर दिया, इन्होंने मेरे लिए जहाज चलवा के लोगों को भर भर के मेरे पास लाए और आप उनके गलों में पट्टे डालते रहे। यही हुआ ना आपके सामने जी। आपको ये नहीं पता था कि ये कौन किस इलाके से जीता है, इसको कौन लाया है और कैसे। आप सिर्फ इसमें खुश थे कि आज 3 आ गए, आज 4 आ गए, आज 5 आ गए। ये वही एमक्यूएम थी जिसको एक वक्त में कितना बुरा भला कहते थे जी। ये वही बाबर ऐवान था जिसको आप झूठा और लाइन क्या क्या कहते थे प्रोग्राम में। और अब आप वाकई ये देखें ना कि अभी लोग कहेंगे कि सबीना क्या बात कर रही है, मगर आप देखें कि इस वक्त इमरान खान का साथ कौन दे रहा है? सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही बैठ कर दे रहा है ना, यूके से बैठा हुआ वही स्पीचें कर रहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है, उसको बल्ले का निशान नहीं लेना चाहिए। उसी की स्पीच आ रही है ना, बार बार फेसबुक पे पड़ी हुई है। देखें वो उसको चले एक लम्हे के लिए हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तो चोर का भाई गिरेगट साथ दे रहा है ना, कि वो चाहता है कि इनके कंधे पे गोली रख के चलाऊं तो शायद मैं भी आजाद हो जाऊं और ये भी आजाद हो जाए। राइट, वो भी अपने रास्ते साफ कर रहा होगा। ठीक है ना, कि दोनों पे जुर्म जो है ना, वो दोनों के ऊपर एक ही सजाएं लगी हुई है। तो इसलिए हम इस चीज को छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज कि दूसरे लोगों को परेशानियां हो जाएंगी। आपने नाम पता नहीं कैसा ले दिया, अल्लाह माफ करे, कहीं लोगों को अच्छू ना लग जाए। तो नहीं, मैंने तो एक हकीकत बयान की, थोड़ा सा इमरान खान के बारे में बात करना चाह रही थी, जो स्पीचें आ रही हैं। जी, मैं इसलिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ये छोड़ें, क्योंकि वो दोनों का एक इशू है, तो इसलिए आप उसको कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अवाम कहाँ है वो आपकी जो मकबूलियत है जिससे लोग कहते हैं कि सवाल यही पैदा होता है ना कि अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं अवाम के ऊपर। यही सवाल है कि इतने दिन तक जेल में क्यों रहे, जबकि देखें जो उनके मुखालिफिन थे उनको बहुत बड़ी शिकायत थी कि इमरान खान चला गया, वो तो नशा करता है, उसका जिस्म इतना टूटेगा, वो तो 2 दिन भी जेल नहीं काट सकेगा। पर देखें उन्होंने ये तो साबित करके दिखा दिया ना, इतने टाइम से जेल में माशाल्लाह से। मेरी बात सुन। हाँ जी, ये सुने, ये जो बात बार बार हमारे प्रोग्राम में होती है ना कि नशा करते हैं और ये नहीं, कॉलर ने भी बोला था ना ये बात, आपको शायद याद होगी कि अरे देखिएगा। जी, सुन तो लेना। हाँ हाँ, पाकिस्तान की जेलों में क्या नहीं मिलता, मुझे कोई ये बता दे कि वहाँ क्या नहीं मिलता। तो मगर जी, अगर जो चीज आपको जरूरत है ना, वहाँ हर चीज दस्तियाब है। वो सिगरेट से लेके और आला तरीन कोई नशा जो है ना, वो भी वहाँ बड़े आराम से मिलता है। और वही फराहम करते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। तो ये तो छोड़ दें बात कि वहाँ उनको मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है ना, ये कहना बिल्कुल बेकार है कि अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वहाँ बड़ी आसानी से मिलता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जेल में इमरान खान को ये दिया जा रहा है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है उनको वहाँ पे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी इस्तेमाल, मुझे नहीं मालूम इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करता है कोई कैदी, मगर तो वहाँ पे आपको पता है ना, चले आप ये कह रहे हैं कि वहाँ दिया जाता है, मगर आपको पता है ना कि जो दुश्मन थे, इनके जो दुश्मन थे, उन्होंने तो यही नारा लगाया था ना कि अरे देखते हैं कितने दिन जेल में रहेगा, 2 दिन बर्दाश्त नहीं करेगा नशे के बगैर, उसकी बॉडी टूटने लगेगी और वो तो रह ही नहीं सकता, वो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर देखे अल्हम्दुलिल्लाह वो रह रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत दी कि वो बगैर, चले आप कह रहे हैं कि फराहम किया, शुरू में तो नहीं दिया गया होगा जितनी पाबंदियां थी उनके ऊपर। सुने, हमारे कितने चाहने वालों ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। जी, तो वो बाहर नहीं जाना चाहते। कितनी दफा कहा ना लोगों ने, हाँ जी जी जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज उनका क्या बयान है? 19 महीने से मैं कह रहा हूँ कोई मेरी बात नहीं सुनता, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज उनका खुद का बयान इमरान खान का कि मैं 19 महीने से बात करने के लिए तैयार हूँ। चले जरा 1 मिनट के लिए इनसे भी लेने साजिद भाई से, फिर आपकी तरफ वापस आऊंगी। वो भी आ रहे हैं जरा बात करने के लिए। सैयद साहब जी, साजिद भाई आप बोले पहले, फिर सैयद साहब से बोलती हूँ। जी सिस्टर, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। प्लीज बीच में मत बोलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बस लैंग्वेज का ख्याल कीजिएगा, बहुत ज्यादा समझ आ गई। नहीं, आप बेफिक्र रहिए। इसलिए कि आपको मैंने अभी बताया ना कितने लोग आपको देखते हैं कि देखें 1 महीने की ये व्यूअरशिप मैंने आपको बताई है, 4.5 मिलियन लोग देख रहे हैं, 1.5 मिलियन यूट्यूब पे देख रहे हैं लोग, सिर्फ 1 महीने की है। जब भी मैंने कहा है कि अगर आप लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं इस शो को तो जरूर करें, मुझसे कांटेक्ट करें, नंबर नीचे लिख रहा है। जी, आपके प्रोग्राम में बड़े बड़े सहाफी आए होते हैं। जी, बड़े बड़े सहाफियों के लोग 24 घंटे 24/7 365 डेज रोडों पे घूम रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं। मतलब की बात कर यार साजिद, प्लीज लोग टाइम शॉर्ट है, जो मेन बात है वो कर यार तू यार, मेन बात कर। क्या टॉपिक, क्या उस पे बात कर? टॉपिक ये है मेरे भाई, टॉपिक ये है ईरान हमला करता है तो फिर आता है कि जी वो जो लोग थे
ईरान और पाकिस्तान जो था उनको पता था आपस की लड़ाई थी, तो बच्चे उसमें शहीद हो गए। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, मगर क्या हुआ कि वो तो आपस में इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बात कहाँ तक पहुंची कि सहाफत जो थे सफीरों को एक मुल्कों के निकाल के बाहर कर दिया। आज यही टॉपिक है क्या समीना जी? आज यही टॉपिक है जो साजिद बात कर रहे हैं? नहीं, आज का टॉपिक ये है कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ जी शिकस्त दे पाएंगे बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को क्या इलेक्शन जी? ये हमें जंग की तरफ क्यों लेके जा रहा है भाई? जंग नहीं लड़ना है भाई, हमें नहीं लड़ाई करनी है यार, छोड़ दे लड़ाई वड़ाई को, सियासत की बात कर। लड़ाई की इसमें कोई बात नहीं है। परसों टॉपिक में इमरान खान का नाम नहीं था, इमरान खान चलता रहा। कल ईरान का नाम था, तो ईरान का कहीं तस्करा नहीं हुआ। शुरू में एक सहाफी साहब आके ये बात कह के चले गए, उसके बाद फिर इमरान खान शुरू हो गया। तो मैं अब टॉपिक पे ही आ रहा हूँ कि जमीनी हकायक अगर जो लोग 24 घंटे रोडों पे घूमते रहते हैं, खबरें देते हैं, अगर वो खबर दें कि 4 लोगों ने आज, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान जी 4 लोगों ने आज, मुस्लिम लीग लोगों ने 4 लोगों ने आज इमरान खान के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया जी। उसमें सबसे पहले जो गवर्नर थे अब्बासी साहब, उन्होंने कह दिया कि जी मैं पीटीआई की हिमायत करता हूँ। फिर एक पीटीआई के शेखपुरी क्या नाम थे, जो वो मुस्लिम लीग नून में चले गए थे, वापस वो इमरान खान की पार्टी को कह रहे हैं कि मैं उनकी हिमायत करता हूँ। इसी तरीके से एक आयशा बल्लोच थी, जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने कह दिया मैं उसकी हिमायत करता हूँ। मतलब खिचड़ी बन गई यानी खिचड़ी बन गई। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई आजाद उम्मीदवार की तरह आएगी जी। सुन, आप बात तो पहले कंप्लीट सुन लें। ख्वाजा आसिफ के घर के बाहर आज क्या हुआ? अगर वो जो लोग सहाफी बाहर घूम रहे होते हैं 24, 24, 365 डेज, वो बताते कि क्या नारे लगे। वो नारे में आपने कहा लैंग्वेज का इस्तेमाल अच्छा करें, तो मैं वो नारे नहीं रिपीट कर सकता। देखें, बात दरअसल ये है कि बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर आजम, हमने क्या कहा था कि बड़ा ही बेगैरत होगा। क्या बात, क्या वो सियासी बयान दे दिया उसने याद है आपको? परसों इसी बात पे बहस हुई थी, बड़े बड़े साहबी आके कह रहे थे सियासी बयान दे दिया। आज भी लोग आके कह रहे हैं कि आप देखिए आज तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं हुकूमत में आ गया तो मैं साथ नहीं बैठूंगा, या उनकी हुकूमत आ गई तो मैं साथ नहीं बैठूंगा। तो भाई हम तो जो बात कहते हैं हम उस पर कायम रहते हैं। अब आ जाइए इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान की सियासत का। इमरान खान ने आज बोला है, बिल्कुल बोला है कि जी मैं मुज़ाकरात 19 महीने से करना चाह रहा था। वो तो हुए भी थे, अगर आपको याद हो मुज़ाकरात होते थे, वो नेक्स्ट डे झगड़ा हो जाया करता था। मुज़ाकरात क्या होते थे कि माइनस नवाज शरीफ, माइनस आसिफ अली जरदारी। तो इमरान खान का पहला पॉइंट ही ये था कि इनके अलावा बात करो जो भी बात करनी है। आज भी उसने यही बात कही। दूसरी बात कि ये आप जो कह रही हैं कि आजाद उम्मीदवार इमरान खान ने आके आज खुद ही कह दिया है कि जी मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा, मैं कोई कमजोर हुकूमत नहीं लेना चाहूंगा। जो उसने बोला है, हम तो पूरी बात बताते हैं कि पूरी बात क्या बोली है। उसने अपने मुंह से बोला है कि जी मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा, मैं कमजोर हुकूमत नहीं लेना चाहूंगा। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने पहले कमजोर हुकूमत ली जी, मेरे से गलती हुई है, उसने तस्लीम किया। ऐसे लीडर तो सिस्टर, ऐसे लीडर तो होने चाहिए। मुझे क्यों निकाला, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, इस तरह की बातें तो नहीं कर। नहीं देखिए, वो आपने सही कहा, ऐसे लीडर होने चाहिए। हमने खुद देखे, शुरू में अपने इंट्रो में मैंने यही बोला है कि आए थे, लोगों को बहुत उम्मीद थी, अवाम को बहुत इनसे यकीन और उम्मीद थी, और ये भी बात की कि लोग कह रहे थे कि जी जेल में जाएगा, नशा करता है, 2 दिन भी नहीं रहेगा, जिस्म टूटने लगेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान शदीद बीमार पड़ जाएगा, पर उसने मुकाबला किया। पाकिस्तान को जब मैं जब सलूट मारता हूँ तो कहते हैं कि गालियां निकालते हो, कि जहाँ पे नशा भी मिल रहा हो, जहाँ पे इंसाफ भी इतना अच्छा मिल रहा हो, तो फिर ऐसे पाकिस्तान को तो मैं सलूट ही करूंगा ना सिस्टर, और क्या करूंगा। कि जब उसको नशा भी आज मैंने सुना कि जी उसको नशा मिल रहा है वहां पे। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा उसको नशा मिल रहा है, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे, उन्होंने ये कहा, देखिए गौर से सुने, पॉइंट सुने, उन्होंने ये कहा कि पता नहीं कि वो नशा करता है या नहीं करता। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि पता नहीं कि नशा करता है नहीं करता। अगर करता है तो जेल में ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं कैदियों को। उन्होंने कहा कैदियों को, उसमें जितने भी कैदी, जितने भी लीडर जेल काट कर आए, जैसे 40 जी, जैसे जरदारी बहुत
बहुत टाइम इन्होंने जेल में रहे जरदारी साहब ने जेल काटी, तो उनको भी सारी चीजें प्रोवाइड की गई ना जेल में। आप इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो ये फैसला कराएं, ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम है, क्या ये अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम है? नहीं, वो तो अलग है, बताया तो है, वो तो अलग एमक्यूएम है। यूके की एमक्यूएम अलग है, पाकिस्तान की एमक्यूएम अलग है जी। तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया कि जब कहा गया कि इस एमक्यूएम को जब वो गालियां देते थे, इस एमक्यूएम को गालियां नहीं देते थे, वो गालियां जिसको देते थे वो सबको पता है, जिसको अभी आपने कहा है कि वो एमक्यूएम नहीं है, तो आप ये बात बोलती ना उस वक्त, आपने क्यों नहीं बोली? तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, ये देखे ना, आप बात सुने अल्ताफ हुसैन को देखें। अल्ताफ हुसैन को इमरान खान पसंद नहीं करते थे, शायद आपको याद नहीं, मगर आज अल्ताफ हुसैन के जितने भी बयान उठा ले, मगर साथ में ये भी कहा गया है कि अल्ताफ हुसैन को भी अपना ही जिस मकाम पे अल्ताफ हुसैन खड़े वहीं पे इमरान खान खड़े हो गए, दोनों की पोजीशन एक ही हो गई। वो यूके में चले गए, वो मुल्क में खड़े हुए। अल्लाह ना करे इमरान खान उस मुकाम पे खड़ा हो जिस मुकाम पे अल्ताफ हुसैन खड़े हैं। मगर इस वक्त देखे ना, जैसे आपके सामने की बात है, लोगों ने मैसेजेस मुझे किए थे कि जब नवाज शरीफ को लाया जा सकता है तो अल्ताफ हुसैन को क्यों नहीं, आखिर अल्ताफ हुसैन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा जब नवाज शरीफ आ सकता है मुल्क के अंदर। तो आप देखे ना कि लोग ये सुनना चाहते हैं, और आज अल्ताफ हुसैन ही वीडियो बना बना के डाल रहा है ना अपनी पूरी कि जी बल्ले का निशान देना चाहिए, एक बड़ी पार्टी थी। क्यों डाल रहा है वो? फिर वो क्यों डाल रहा है? मुझे ये बता दें कि अल्ताफ हुसैन क्यों डाल रहा है वीडियो पे? मेरे पास पूरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, आप यकीन करें कितने ग्रुपों ने मुझे ऐड कर लिया। खुदा जी जी। पीआईए के पास एक जहाज है या 1 लाख जहाज है, इसका मुझे इल्म नहीं है। जितने भी जहाज हैं, अगर वो सारे अल्ताफ हुसैन के पास लंदन में जाके खड़े कर दिए जाएं और रेड कारपेट हेथ्रो एयरपोर्ट से उनके घर तक बिछा दिया जाए, अल्ताफ हुसैन तब भी वापस नहीं आएंगे। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझको भी पता है, ये बात पूरी दुनिया को। देखें एक बात सुने, आपको भी पता है। अब आपने बात की ना तो सुन ले, ठंडे दिमाग से सुन ले, ठंडा पानी का गिलास रख ले अपने पास। आप बिलीव करेंगे, जब इमरान खान जेल में गए थे ना, तो अल्ताफ हुसैन साहब को भी लाने की पूरी तैयारियां हो रही थी। अंदर खाने की बात बता रही हूँ मैं आपको, पूरी तैयारियां हो रही थी। आप सोचें, सुने गौर से सुने प्लीज, 1 मिनट के लिए खामोश है। मगर अल्ताफ हुसैन ने इतनी सख्त शराइतें रखी जो उनके एक्सेप्ट नहीं की गई। जिन शराइतों पे अल्ताफ हुसैन को लाया जा रहा था, अगर अल्ताफ हुसैन हाँ कर देते तो आज अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में मौजूद होते, पर उन्होंने मना कर दिया। उन शराइतों पे आने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन यूके में बैठे हुए हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो आप कह रहे हैं कि सारी जिंदगी नहीं आ सकते, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। वो बहुत सारी शराइतें रख रहे थे। आखिरी बात आप सुन ले, इतनी शर्त तराई क्यों रखी गई थी? मैं आपसे ये बोलूं कि आप मेरा मकान, में अपना मकान आपके नाम कर दूंगा। आप ऐसा देखिए, मकान की बात और है, आप क्या बात कर रहे हैं, मकान को लेकर आ गए। साजिद भाई, एक गौर से सुने क्या शराइती थी। अगर मैं बता सकती चैनल के ऊपर तो मैं जरूर अभी बता देती, मगर मैं बता नहीं सकती इस वक्त लाइव शो के अंदर। आप नायग्रा फॉल में नहीं मानेंगी ना, क्योंकि मैंने शर्त एक चीज शर्त रखी है। क्या ऐसी बात क्यों कर रही है कि शर्तें ऐसी रख दी थी, इस वजह से नहीं आए? अरे आपको नहीं पता ना, अगर मैं आपको बता सकती तो मैं बता देती आपको। अभी बता नहीं सकती लाइव शो के अंदर, वरना बताना चाहती तो बता सकती। मुझे पता है कि कौन कौन सी शराइतें अल्ताफ हुसैन ने रख दी थी उनके आगे, जिसकी वजह से इनकार किया गया। वरना नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन की पूरी तैयारी थी यूके से बुलाने की। आपको पता ही नहीं है। जब नहीं पता तो आप नहीं बोल सकते ना ये बात की सही जिंदगी नहीं आ सकता। भाई, मैं तो आपको पता है और एक सहाफी को पता है, हम लोग तो मुझे नहीं, सहाफी को भी नहीं पता, सहाफी को मुझे नहीं पता, मैं उसकी गारंटी नहीं दी, उनको पता नहीं पता, मगर मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता सहाफी को क्या पता है क्या नहीं पता। कॉलर लाजिमत है, आप भी रेस्पेक्टफुल कॉलर है मेरे। देखिए, मेरा हर कॉलर रेस्पेक्टफुल है, मैं सबकी रेस्पेक्ट करती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है। बस आके अच्छी, आपने भी अच्छी बात की। आपको पता है, मैं तो तारीफ में कह रहा हूँ, आपको पता है, उनको पता नहीं, मैं भी आपकी तारीफ कर रही हूँ। मैं आपको भी कह रही हूँ कि आपके पास भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो नहीं पता होती लोगों को, मगर आप देते हैं और लोग लिखते हैं। आपको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए, पसंद करने वाले हर कॉलर को कहीं ना कहीं पसंद किया जाता है। होती है लोगों को, मगर बोलना नहीं चाहते, सच की आवाज नहीं बनना चाहते। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर आपको भी हम अब सैयद साहब को बोलने दें। सैयद साहब बहुत देर से मेरे साथ हैं। पूछना चाहिए कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो कभी नहीं आएंगे पाकिस्तान, अल्ताफ हुसैन। और दूसरी जो जैदी साहब ने आज बात की है कि अल्ताफ हुसैन अपना रास्ता साफ करता है, दस अरसा के लिए आई से यस्टरडे जो सुन के वो दूसरे साहब अपने आप से बाहर निकल गए, क्योंकि वो उनको एंगर मैनेजमेंट की क्लासें लेनी चाहिए। मैंने भी यही बोला था कि अल्ताफ हुसैन अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। चलिए सैयद साहब बोले, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ
कि आप बोल रहे हैं मैं ये बात जो नहीं जा रही, ये आप होते हैं मत करते तो मैं क्या बोलूंगा। बोले। मेरा ख्याल है समीना जी अल्ताफ हुसैन जो से पूछना चाहिए हमारे कि अल्ताफ हुसैन बिलावल पाकिस्तान साहब आना जो चाहते हैं, बिलावल कभी नहीं साहब आएंगे जो घर से पाकिस्तान। कर रहे He हैं cannot survive in पंजाब में। पाकिस्तान। मैंने यही बोला था जो एक जैदी सेकंड। साहब ने अभी बोला है कि वो अल्ताफ हुसैन अपना रास्ता साफ करे। That's exactly I say yesterday। और वो जो दूसरे साहब थे ना वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं जब उनको देनी पड़ती है ना, उनको एंगर मैनेजमेंट। मेरा ख्याल है एक महमूद साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि नून के पास और जरदारी के पास क्या उन्होंने एक मुझे मिनट मुझसे बता देता हूँ ना। बाकी आपको बहुत बहुत मैं मुबारक आपको हो। मैं इसकी समरी भेज देता हूँ। हम भी इसके साथ फिलहाल आपका चैनल ब्लॉक हो गया है। आप अपने जरा इंजीनियर को कहें चैनल ब्लॉक हो गया आपका। कैसे ब्लॉक हो गया? मेरे पास चल रहा है सिस्टम के अंदर। नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा? चलो फिर आपको मैं देखें टीवी सामने। आपको हमेशा टीवी सामने मेरे पास 4 टीवी लगे हुए हैं स्टूडियो के अंदर, सारे जो ऑन हुए हैं। कराइए अब अपने। क्या अब आपके पास कौन सा बॉक्स है? आप बताएं। बताएं भाई साहब, आप बताएं आपके पास कौन सा बॉक्स है सर? मुझे नहीं पता। चाइना का तो फिर आप दोबारा से देखिए, आपके बॉक्स पे आए नहीं है। बहुत सारे बॉक्स हैं, डिफरेंट बॉक्स हैं और बहुत सारे नाम हैं बॉक्सों के। मुझे नवाज शरीफ साहब ने स्पेशल बॉक्स भेजा। नवाज शरीफ ने भेजा तो आप देखिए, नवाज शरीफ के बॉक्स में तो मेरा चैनल जरूर आएगा, इसलिए कि उनके तो बहुत सारे चाहने वाले हैं इस चैनल को, प्रोग्राम के। उसका बिल अदा करे फिर आ गया अब आ गया। देखे जलने वाले जूही जले नवाज शरीफ के नाम से चैनल आके। अब जरा सैयद साहब की बात ले लीजिए। जी सैयद साहब बोले जरा प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट। आप बाद में आएगा, 2 कॉलर पहले से मैं इनकी बात ले लूँ, फिर आपकी लेती हूँ, आपकी तरफ आती हूँ। जी सैयद साहब आए आप। इस वक्त अमिताभ यही बोला था जो जैदी साहब ने बोला है। जैदी साहब ने ये कहा है कि सर 3 दफा आपने यही बात बोल दी है, आ चुकी है, एयर पे जा चुकी है आपकी बात। 3 दफा आपने कहा है कि कल मैंने वही बोला था जो जैदी साहब ने बोला। मैं भी यही कह रहा था, मगर वो साहब नाराज हो गए, खुश हो गए। 3 दफा बोले, मैं आ गई आवाज। सॉरी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी सही सब बोले आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ तो सीधा कह रहे हैं कि कहना किया करोगे यहाँ पे। सर आपने बोल दिया 3 दफा एक ही लफ्ज, एक ही 3 लाइनें आपने बोली, बार बार वहीं से स्टार्ट, वहीं से एंड, वहीं से स्टार्ट, वहीं से एंड, वहीं से स्टार्ट, वहीं से एंड। 3 बार आपने बोला है, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मैंने सुना है और लोगों ने सुना है। मुझे क्या पता है, 3 लोग तो एक टाइम में बोल रहे हैं। चलो मोहतरम माफी दे दो, खैर है, माफी दे दो। अरे सुन लिया ना, 3 दफा बोला आपने यही बात और तीनों दफा आप ही की बात गई, किसी की बात नहीं गई, आपकी बात यार गई है। बहुत शुक्रिया। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, अपने आप से बात नहीं हो, रिलैक्स। समीना जी पहले तो 9 मई का जो पूरी स्टोरी थी, ठीक है ना, उसको आगे लेके चल रहे थे और वही एक टर्न ओवर था, यू टर्न था कि इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि मिलिट्री कोर्ट और इमरान खान और पार्टी कैंसिल। अब ये बीच में ईरान का भी मसला आ गया है, ठीक है। नवाज शरीफ के पास और जरदारी के पास एक ऐसा सिक्का है जो शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के पास मूवी लेकर आ गए। मेरी समझ में बात, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सिक्का है ना, उसके दोनों तरफ एक ही पिक्चर बनी हुई है, क्योंकि ये बात इमरान खान ने बहुत पहले बोल दी थी कि अंदर से एक ही है, ठीक है ना। और उसकी एक वजह ये आपको समझ में आती है कि अल्लाह माफ करे, बेनजीर भुट्टो की जितनी बेहुरमती की है इस नून ने, उसके बावजूद भी जाके इन्होंने जाके उसको गले लगाया है नवाज शरीफ के पूरे घर वालों, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर गैरत में, हमारे पाकिस्तान में, आप अपने अल्फाज वापस लें बेहुरमती वाले। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर गैरत के ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, गैरत के ऊपर। बीबी और लेकिन यहाँ गैरत हो गया तो आपको किसी ने ये हक नहीं दिया कि आप ये लफ्ज इस्तेमाल करें। उनका भी साकी जमहूरियत हो गया था उनकी डेथ से पहले, तो आपको कोई राइट नहीं है ये लफ्ज इस्तेमाल करने का बीबी के लिए। क्या मैंने क्या इस्तेमाल किया? क्या आपने कहा उनकी बेहुरमती की गई है। जब उनका बेनजीर नहीं की गई। देखें 2
पार्टियों ने आपस में मिसा के जमहूरियत कर लिया, आपका राइट नहीं बनता अब ये लफ्ज कहने का। सियासी गुफ्तगू मतलब करें, आगे आप चलें। किसी को येलो टैक्सी बोल रहे हैं, ये बेहरमती नहीं है? आप किसी की तस्वीरें जहाज से नीचे फेंके, नंगी तस्वीरें, ये बेहरमती नहीं है? आप मुझे मना कर रहे हैं, आप मुझे मना कर रहे हैं कि मैं आपके लीडरों का चट्टा-पट्टा नहीं खोलूं, आपके लीडरों का मैं चट्टा-पट्टा नहीं खोलूं, जो वो बेगैरती कर रहे हैं, वो बेगैरती नहीं बताऊं प्रोग्राम में। आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे? आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊं कि ये सारी बातें नहीं हुई है? आप बता नहीं रहे, आप बकवास कर रहे हैं। बेसिकली बेहुरमती का लफ्ज आप गलत कह रहे हैं। बेहुरमती के वो शहीद हुई है, वो औरत को शहादत मिली है। तो शहादत जो मिली है उनकी, जिन्होंने दी है, उसे मारा गया है, उसे मारा गया है, गुलाह के घर में मारा है, गुलाह के घर में मारा है उसको। रूहानी उस्ताद ने, क्या उसको नहीं मारा है? क्या उसको नहीं मारा है? उसकी पिक्चरें क्या उसको नहीं उड़ाया है? और जो शेख था उसने ये सब आप देखें, आप मुझे बात करने दें ताकि मैं बात की तफसील आपको बता सकूं। ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अपनी एक करेक्शन कर ले, बेहुरमती का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। आप अपना बॉक्स सही करें, फिर बात करते हैं। हमारा बॉक्स ठीक है, हमारा बॉक्स बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। आप अपना फिर जरा बात करने दीजिए ताकि आपको भी लोग बात करने दें। अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे तो फिर आप चुप भी नहीं कर सकते प्रोग्राम। आप हमें बात करने दीजिए, आप मुझे बात करने दीजिए, आप मुझे बात करने दीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप एक किसी भी ऐसे प्रोग्राम में साहब को बात करने दें ताकि आपको भी चांस मिले, ठीक है ना? आपको इतने बड़े कोई फिलोसोफर नहीं है कि हम आपको बैठ के सुनेंगे, जो कुछ कहते हैं उसमें कुछ बातें रख लेते हैं, कुछ भेज देते हैं कि बेहुरमती का लफ्ज मत इस्तेमाल करें। आप या तो आपकी ग्रामर ठीक नहीं है या आप जानकर ऐसी बात कर रहे हैं। दोनों बातों में एक लफ्ज का इंतखाब कर रहे हैं। किसी औरत की आप इज्जत उड़ा रहे हैं, क्या वो बेहुरमती नहीं है? किसने इज्जत उड़ाई है? क्या बातें कर रहे हैं आप? मुझे उर्दू समझा रहे हैं पंजाब से आके, आप मुझे उर्दू सिखाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी उर्दू सही नहीं है? आप मौलाना फजला, वो मौलवी फजला हक के साथ आप मुझे ये बताइए, तहजीब में मैं कैसे बात करूं, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं मैं आपके लिए इस वक्त? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि पंजाब से एक आदमी आएगा मुझे उर्दू सिखाएगा कराची में आके? क्या बातें कर रहे हैं आप मुझसे? मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, आप अपनी मिर्चें ना खाएं। मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। अरे आपका नाम मुझे नहीं पता, मैं आपको भाईजान बोल दूं, भाई बोल दूं। भाईजान, अगर आप किसी औरत की, पाकिस्तानी औरत की बेइज्जती करें तो ये बेहुरमती होती है। किसी औरत की नहीं, वो तो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, वो भुट्टो की बेटी थी, वो इतनी बड़ी पार्टी की बेटी थी। आप इन चीजों को समझ नहीं रहे। जैसे मिसाल दी जाती है ना कि दांत में कीड़ा लगा है तो वो बंदा कहता है आप सिर्फ जगह बदला लें, कीड़ा दांत में नहीं लगता। समीना जी, मेरा ख्याल है मैं बाद में फोन करता हूँ। साहब जब तक ये साहब है खाना नहीं बोले, बात करें आपका टर्न है, आपके बात, आपकी टर्न है। जी करें जी बोले जी। सैयद साहब चले गए, वो ड्रॉप हो गए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी बोले सर। जो आपका सवाल है ना, मैं तो उसी पे ज्यादा फोकस करता हूँ, जो ज्यादा। अच्छा, एक तो आपने कहा कि ये बिलावल भुट्टो पंजाब से कुछ ले पाएगा कि नहीं, कुछ नजर नहीं आता। पंजाब से तो बिलावल भुट्टो आउट है, पीपल्स पार्टी सारी आउट है। अच्छा? बहुत मुश्किल से कोई एक इक्का दुक्का कोई सीटें मिले तो मिले, वरना पंजाब से ही आउट है। और बाकी रह गई नून लीग, तो नून लीग के जलसों, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब से है ना बिलावल भुट्टो कोई सीटें नहीं ले पाएगा, जो बिलावल का सिर्फ ऐसे ही शोर मचा रहा है। नहीं, कुछ लोग होंगे जो इलेक्टेबल्स आप जिन्हें कहते हैं, जो अपने असर रसूख से कामयाब हो जाए तो हो जाए, मतलब तो वरना जो आप कहेंगे एक रीजनेबल मेजोरिटी नहीं, वो नहीं ले पाएगा। क्योंकि यहाँ पीपल्स पार्टी का पंजाब में नामो निशान नहीं है। बस आप यूँ समझिए कि भाई 1-2% सीट्स ले लेंगे तो यानी कि मुस्लिम नून लीग की चांसेस है ज्यादा, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो जो उनके जो है ना इलेक्टेबल, अब मैंने कहा बासर लोग जो हैं, जो इनका अपने हल्के में असर रसूख होगा, बस वो शायद ले ले। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग की जो है ना इस वक्त तकरीबन 20% उसकी मकबूलियत है। तो आप यूँ समझे कि कुछ सीटें लेने में वो कामयाब हो जाएंगी। इसी तरह से जो IPP है, इस्तेहकाम पाकिस्तान
पाकिस्तान पार्टी, उसमें भी कुछ इलेक्टेबल्स हैं, वो भी हो सकता है कुछ सीटें ले लें। और ज्यादा जो होगा ये आजाद उम्मीदवार आएंगे इस दफा। और आजाद उम्मीदवार पहले तो वोटर ही ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारा जो असल उम्मीदवार है वो कौन है। पहले हमेशा ये होता था कि जो उम्मीदवार होते थे वो वोटरों के पीछे होते थे, अब जो है ना वोटर वो ढूंढ रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन सा है। तो पहले तो ये तय करना है कि जो असल ये क्या नाम है पीटीआई का उम्मीदवार वो है कौन। अभी तो बताया ना, एक कॉलर ने आके अभी तो बताया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, उनको इतनी कमजोर हुकूमत नहीं चाहिए। इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि मुझे इतनी कमजोर हुकूमत नहीं चाहिए, मैं अपोजिशन में बैठूंगा। वो तो बेचारे बैठने को तैयार होंगे, लेकिन वो जो छितर फिरेगा ना उन्हें, वो उनको ले जाएगा। आजाद को तो आपको पता है उनके रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं होती है, वो जिस तरफ को उनको एस्टेब्लिशमेंट भेजेगी उधर जाएंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट ये करेगी कि उनको बराबर बराबर या हो सकता है कोई किसी तनासब से तीनों पार्टियों में तकसीम करेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और जिसमें नून लीग भी शामिल है और जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल है। तो इन सारों में से सिर्फ वही बचेंगे जो बहुत ज्यादा अड़ेंगे, जो मतलब रेजिस्ट कर जाएंगे तो कर जाएंगे। कुछ को वो जानबूझ के भी छोड़ देंगे कि चलो बिल्कुल ही हम बदनाम ना हो। तो मोस्टली ये तीनों पार्टियों और चौथी अपोजिशन बनेगी जो पीटीआई वाली, और उन तीनों पार्टियों का आपस में फिर इत्तेहाद हो जाएगा और उनमें से फिर नवाज शरीफ को अपना ताजपोशी उनकी की जाएगी। और उनको इस वक्त यही है। और बिलावल भुट्टो की भी सीटें देखेंगे अगर सिंध से ज्यादा हुई तो, लेकिन बिलावल भुट्टो का इम्कान बहुत कम है क्योंकि इन्होंने वादा किया हुआ है नवाज शरीफ से, तो कोशिश ये करेंगे कि नवाज शरीफ जो है ना उसी की ताजपोशी की जाए। तो ये सिनेरियो नजर आ रहा है अभी तक। और दूसरा वो जो क्या कहते हैं कि सरहदों पर बहुत तनाव है जी, क्या वो नूरी का शेर है कि अभी क्या नजदीक चुनाव है, इस किस्म का शेर है कि जैसे इलेक्शन आते हैं तो सरहदों पे भी थोड़ा सा तनाव हो जाता है। तो ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वो होगा कि हम भाई इतना फर्क नहीं कर सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बॉर्डर पे मसरूफ है, तो लिहाजा इलेक्शन को थोड़ा बहुत पोस्टपोन कर दिया जाए नेशनल। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, आगे बढ़ेगी डेट? होने के चांसेस तो हैं अगर इनका जो एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है अगर वो कामयाब होता ना नजर आया तो फिर है। अभी तो देख रहे हैं, वॉच एंड सी कर रहे हैं। टाइम तो बहुत कम रह गया, मगर आप देखेंगे इलेक्शन का टाइम तो बहुत ही कम है। बिल्कुल वो मुसलसल जो है ना नजर रख रहे हैं। बल्कि एक आज खबर थी कि इसमें वो जो प्रिंटिंग है बैलेट पेपर्स की वो भी रोक दी गई, डान की खबर थी। तो मुझे ये थोड़ा मशकूक भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को सूट ना किया इलेक्शन तो हो सकता है कि इसको पोस्टपोन भी कर दिया जाए। अभी तक ये इम्कान चल रहे हैं। जी। तो ये है सिनेरियो के एक हंग पार्लियामेंट बनाने का पक्का इरादा है जिसमें वो मैनिपुलेट करते रहेंगे। अगर उनका जो फंस गया नवाज शरीफ उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता तो किसी और को भी आगे कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई बनेगी जिसमें जो कंट्रोल होगा ना वो पीछे रहेगा, ये जो सामने आएंगे ये कठपुतलियां होंगी। ओके सर, मैम थैंक यू वेरी मच। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी महमूद भाई कुछ कहेंगे आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी महमूद भाई, हेलो हेलो जी, आप बोले सर। अच्छा देखें जी एक बात तो ये हुई है आज जी कि खान साहब ने अपने मुंह से इकरार कर लिया है कि अपोजिशन में बैठेंगे। 2018 में जो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यानी ये चीज डिसाइड होगी कि खान साहब अपने बलबूते पर नहीं आए थे। एक बात ये तो आपको पता ही था, आपने ये तो सभी को पता था, हमने कितनी दफा बात की। आप कह रहे हैं एक ये बात थी, पहले नहीं मानते। नहीं पहले भी यही बात थी। देखिए हमने कितनी दफा ये कहा, नहीं बात सुने, कितनी दफा कहा कि 2018 में जिस तरह इमरान खान को लाया गया इसी तरह 2024 में नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। तो नवाज शरीफ को ये सोचने पे बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए
कि अभी जो इमरान खान के साथ हुआ वो इनके साथ भी दोबारा हो सकता है। इसको स्टॉप करने की जरूरत है, कौन करेगा स्टॉप? अगर इंसाफ की बात बोले तो आप भी यही कहेंगे कि वाकई में इसको स्टॉप करने की जरूरत है। अगर इसी तरह आते जाएंगे और लोग निकलते जाएंगे, पूरा टाइम पीरियड नहीं करने दिया जाएगा, जिस तरह इमरान खान को नहीं करने दिया, नवाज शरीफ को नहीं करने दिया, तो ये सोचना पड़ेगा तमाम सियासतदानों को बैठ कर। ये हमने कितनी दफा अपने टीवी से मैसेज दिया ये, तो जब आप आके बता रहे हैं जी। फिलहाल जो पोजीशन है देखिए हर जो अभी तो कहा कि अच्छा आप बताएं कि अभी कॉलर की बात पे जाएंगे कि इलेक्शन डिले होंगे नहीं होंगे, या इलेक्शन टाइम पे होंगे 8 फरवरी को, होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? पहले तो लग रहा था कि नहीं डिले होंगे, अब लग रहा है डिले होंगे। 3 दिन से जो सिचुएशन डेवलप हुई है तो कोई भी बात खत्म ही कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि देखें यानी कि अभी आप कॉलर की बात पे यकीन कर रहे हैं कि उन्होंने कहा इलेक्शन डिले हो जाएंगे? नहीं देखें, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, उन्होंने अपने अंदाज में कहा, मैं देखें ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई है ना ईरान के हवाले से, उसमें कोई बात भी हतमी कहना दुरुस्त नहीं होगा। क्या पता कल कोई उनकी दोबारा मीटिंग हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है, तो हो जाएंगे इलेक्शन। और अगर ये टेंशन सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, सिर्फ अगर बुरा ना मान। जी जरूर प्लीज। आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ताल्लुकात बहाल हो गए और सिफारती ताल्लुकात दोनों मालिक ने बहाल कर दिए के लेवल पे बात। बिल्कुल सही कहा ये जैदी भाई ने, ये मैं खबर भी सुनी है, ये वाली खबर। दोनों वजीर खारजा ने आपस में बात की है, बात कर ली है, और आपके जो वजीर आजम की जेर निगरानी जो इजलास हुआ था उसमें भी इस बात पे इत्तेफाक किया गया है कि ये चैप्टर जो है क्लोज किया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो 1-2 दिन के अंदर दोनों मुल्कों के सफीर अपने अपने ममालिक में वापस पहुंच जाएंगे और इसको डेड एंड कर दिया गया है। तो मैं नहीं समझता कि अब दोबारा वो इलेक्शन के लोग सोच रहे थे कि वो अब दोबारा हो, आप अपनी कंटिन्यू करो जी। और देखें इसमें एक बात और भी क्लियर हुई है, खान साहब और आज बात भी नहीं हुई ज्यादातर जो ईरान पे कल जो बहुत शोर हुआ था ईरान पे और इस पे पाकिस्तान के ऊपर बात बहुत की गई थी मीडिया के अंदर, मगर आज कोई बात नहीं, सिर्फ आज ये वाला मैसेज जो जैदी भाई ने दिया यही मैसेज दिया गया था मीडिया के ऊपर जी। अच्छा देखें एक बात और क्लियर कर लें, 2009 में वो जो आबियार मरी थे उन्होंने खान साहब को वहाँ, खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि देखें ईरान में जो हमले होते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। तो खान साहब की बचकाना जो बयानात हैं वो उसकी वजह से बहुत मसाइल होते हैं, ठीक है। तो खान साहब को फिर यू टर्न लेने पड़ते हैं और फिर वो इसीलिए उनके चाहने वाले तो बड़े फख्र से बयान करते हैं कि जी वो बगैर देखे मतलब है वो तकरीर करते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, तो वो ना मतलब है ये चीज दुरुस्त नहीं है। ये देखें आप एक मुल्क के जिम्मेदार शहरी भी हैं, हुक्मरान भी हैं और एक सियासी जमात को ऑन करते हैं, तो इस तरह के बयानात से देखें मुल्क की बदनामी होती है। दूसरी बात, अभी जैसे आप जेल की बात हो रही थी, आपने फरमाया रुक जाइए, कुछ आपसे सवाल कर रहे हैं जीवन भाई, ये खान साहब ने पाकिस्तान में बोला था या इंग्लैंड में थे तब बोला था? क्या दोबारा बोलेंगे जी? इमरान खान ने जो कहा था ये ईरान जो हमले करता है, ईरान के जो हमले होते हैं पाकिस्तान कराता है और पाकिस्तान से होते हैं, तो ये इमरान खान ने पाकिस्तान आपको मैं भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं वो टाइम का मैं ना सवाल का जवाब आप देख लेंगे, आपको खुद यकीन हो जाएगा। मैं सिर्फ याददाश्त आपकी सही करना चाह रहा हूँ। और जो नवाज शरीफ ने इंडिया में जाके बोला था जो ताजमहल, वो तो हम तो कहे ना उसमें भाई देखे आप बेसिकली क्या होता है, मैं आप एक देखें कौमी यूथ एक चीज गौर से सुन लें, लेकिन देखें जारी साहब मैं जवाब देने लगा ना, आपने सवाल किया अब जवाब देने देखें बेसिकली जैसे बात होती है जी तोशा खाने की, वो चीज जरदारी ने भी ली, फिर आप में और इमरान खान में फर्क क्या है? जब आपने कंपैरिजन नवाज शरीफ से करना है, आप दूसरे रास्ते मदीना को और बड़ा अकलेकुल बयान करते हैं, आप उसका नाम लेते तो कितनी अच्छी बात लगती कि मुहिब्बे वतन एक पाकिस्तानी बोल रहा है, मगर आपके इस जुमले ने साबित कर दिया कि आप भी नवाज शरीफ के पटवारी हो, इसके अलावा कोई दूसरी बात आपके अंदर नहीं है। चले आपकी राय है, आप इससे भी नीचे जा सकते हैं, पटवारियों में कोई बुरी बात नहीं है। आप क्योंकि देखें आप लोग बेसिकली क्लेम करने वाले लोग हैं, क्लेम करने वाले पटवारियों से डरते हैं, ठीक है। तो आप जरा मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ उस पर तवज्जो दें। देखें इमरान खान अगले कुल बनते थे ना, तो वो उस पर गया। अच्छा दूसरा समीना भी आपने कहा जेल की बात जो की, देखिए इस वक्त जो जेल में वो जेलर्स
काफी पुरानी बात, मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ। वो ये पूरी एक सिस्टम बना रहा था कि जेल में मंशियात बंद हो जाए। जैसे भी एक पता नहीं चौधरी साहब ने, जैदी साहब ने कहा था कि जेल में, देखिए हमारी जेलों में बहुत करप्शन होती है और वो ऑफिशियल नहीं होती। इंसान है ना अंदर, 3000 की जेल में 7000 कैदी बंद है, ठीक है, हर तरह के जराइम होते हैं, लेकिन वो बंदा बड़ी कोशिश कर रहा है कि ये चीजें खत्म हो जाए जेल से, ठीक है। ये मैं उसकी आई विटनेस हूँ इस चीज का, उसने बड़ी एफर्ट की हुई है और हम भी उसके साथ इस चीज में रहे। अब अगली बात है, देखिए खान साहब पर ये जो अब इल्जामात आ रहे हैं ना, ये इस पर उनके चाहने वालों को सोचना पड़ेगा कि खान साहब कब तक यू टर्न लेते रहेंगे, ठीक है। और जो ये बात अभी कर रहे थे ना जैदी भाई, अल्ताफ की आप भी कर रही थी कि अल्ताफ भाई, मतलब आप कह रही थी कि हमारे पास पक्की रिपोर्ट है, उनकी शराइत बहुत सख्त थी। देखिए अल्ताफ भाई के साथ जो कुछ हुआ ना 90 जब वो गए इंग्लैंड, और यह जिस तरह के टार्चर वो देख कर गए हैं, आप उनको गए हम आपको सदर पाकिस्तान बना रहे हैं, वो तब भी नहीं आएंगे, ठीक है। आप आज ऑफर कर दे कि हम आपको सदर पाकिस्तान बना देते, आर्मी चीफ बना देते, वो तब भी एतबार नहीं करेंगे। उनको पता है कि मैं जो है ना, मैंने जो हरकतें की हुई हैं, और वो कमजोर आदमी है अल्ताफ भाई, वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये चीज ज़हन नशीन रखें। ये तो जो इस पार्टी को, जो अल्ताफ हुसैन के साथ जिन्होंने काम किया है, वो जानते होंगे कि कमजोर आदमी है या नहीं है। ये तो वो बता सकेंगे आके चैनल के ऊपर कि वो आया बहादुर है, कमजोर है, वीक है। उनका नुक्ता नजर लेना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, उनको बुलाना चाहिए। देखें अल्ताफ हुसैन को भी लाने वाले कौन थे, ये तो आप भी जानते हैं ना, वही बड़ी ताकत है भाई, वही बड़ी खूबत है जो लेकर आएंगे अल्ताफ हुसैन को। आपके पास जाना पड़ेगा कि क्यों लाए थे, आपको खुद जाना पड़ेगा ज़मीना ज़िया के पास कि वो क्यों लेकर आए थे इसको, ठीक है। वो किसका मुझे क्यों आप कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा? बहुत सारे कॉलर हैं जिनको सब पता है, आगे बताएंगे भी। जैदी भाई को कह दूंगी, साजिद भाई को कह दूंगी। साजिद भाई ने तो इस पार्टी में कारकुन थे, उनके साथ काम किया है। लेकिन हमें इस चीज की, साजिद भाई आप बताएं, आप बताएंगे मुझे इस बारे में। जाने वाले जो बड़े शोर मचाया करते थे ना, कि जी बड़ी पब्लिक, हुसैन इतना कमजोर आदमी था कि नवाज शरीफ जो थे वो 9-0 जाते थे उसके पांव दबाने के लिए। इतना कमजोर आदमी था अल्ताफ हुसैन कि उस बेचारे से खड़ा नहीं हो जाता था तो नवाज शरीफ जाके पांव दबाते थे, क्योंकि वो वजीर आज़म था। ये ना बात ये है, नहीं मेरी बात सुनिए। जी महमूद भाई बोल रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे साहब को भी पता है जी बोले बराचा साहब जी, बोले महमूद भाई। अच्छा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे भाई आते हैं चीमा साहब, ये किसी को सिवाय नवाज शरीफ को और मरियम को और किसी को मानते ही नहीं है। एक्चुअली इनका मसला ये है, आप बात करें हर चीज का इनके पास जवाब है, हर चीज का जवाब है। अल्ताफ हुसैन अगर कभी बेनजीर के पीछे उसकी बात करें उसके पीछे पड़ जाते हैं, अगर आप इमरान की करें उसके पीछे पड़ते हैं, अगर आप अब अल्ताफ हुसैन के लिए हैं तो उसके पीछे पड़ गए। तो सिवाय पाकिस्तान में इनके नजर में नवाज शरीफ के कोई और बंदा है कि नहीं है जी, और बंदा इसमें इस काबिल है कि वो पाकिस्तान की बागडोर। आज खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो जाता है, मुझे मेरी नहीं समझ में आता कि फिर उनकी वो शहजादियां वो कब्जा करेंगी कि शहजादे कब्जा करेंगे, फिर भी ये लोग इसी तरह उनके पीछे इसी तरह भागेंगे। यार तो खुदा का खौफ करो कम से कम। अल्ताफ हुसैन जैसा भी था उसके ऊपर ये इल्जाम तो नहीं था कि उसने अपने चाचे को, अपने भतीजे को, अपने भाई को, उसने अपनी बेटी को बना दिया। ये तो आप मानेंगे ना कि वो उसने अगर चाहता ना तो ये सिंध के अंदर कदम नहीं रख सकता था नवाज शरीफ। नहीं सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन को सुनिए, ये तो शेरा जाता है ना, ये अब ये जितने ये उनकी नवाज की वकालत कर रहे हैं, ये चोरी का माल जो है उसमें से हिस्सा मांगने के लिए कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन पे ये इल्जाम तो नहीं लगता कि उसने जागीरदारों को सीटें दी, वो जिम्मेदारों को दी, ये कब्जा ग्रुपों को लेके आया, वो गरीब आदमी हम जैसे लोगों को लेके आया। अब यह है कि आपका वास्ता जब किसी फौज जैसे इदारे से पड़ता है तो अच्छे भले बंदे को करप्ट कर देते हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं। जब उसकी जरूरत थी उसको यूज किया, जब उसकी जरूरत नहीं तो दुनिया जान के इल्जाम उस पे लगा दिए और इन्हीं के बंदे ला के कह रहे थे कि वो जनापुर का जो था वो गलत था, वो हमने किया था। यार डूब मरना चाहिए यार,
डूब मरना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी पार्टी को, और एक गरीब आदमी की पार्टी थी, उसको आपने बर्बाद, सत्यानाश कर दिया। अब क्या है कि उनके स्टूजेस हैं जो आते हैं, उनको जहाँ ये उंगली का इशारा करते हैं वो चले जाते हैं, वोट दे देते हैं। उसको आपने मुल्क बदर बंदे को कर दिया। उसका खौफ था इनको, अगर ये इतनी बहादुर है तो वो जब ऐलान करता था तो 10-10 घंटे कराची में किसी और की जरूरत नहीं होती थी कि वो बाहर निकल सकता। वो उसका कंट्रोल था। ऐसे मत करें कि नवाज शरीफ करके दिखाए ना मुझे कोई इस तरह का काम। क्या कहे कि आज से हमने सफाई करवानी है, कहे कि आज से हमने रिश्वत नहीं लेनी, कहे कि आज से हमने जमीनों पे कब्जे नहीं करने, कहे कि आज से हमने सिफारिश नहीं मगर आप ये देखें ना, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ आ तो रहे हैं, कहा तो जा रहा है, शोर तो मच रहा है, मगर नवाज शरीफ अभी तक कोई मंशूर नहीं दे रहा है अवाम को कोई भी जी ये प्लान नहीं दे रहा। हमारे चीमा साहब जैसे लोग हैं, उनके करिंदे, ये चोरी के माल में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। वो डाका मारेगा, उसके हाथों से, उसकी प्लेट से जो बचेगा ये लोग ले लेंगे। कोई मस्जिद का चेयरमैन बन जाएगा, कोई बाजार का, कोई कमेटी का, कोई किसी को एमपी बन जाएंगे, कोई एमएनए बन जाएंगे, और इन्हीं के चट्टे बट्टे। और इन लोगों को तो प्रॉपरली वो बंदा हाथ नहीं मिलाता किसी से। नवाज शरीफ, वो आपको पता नहीं है कि कितना तकब्बुर से भरा हुआ है शहबाज शरीफ। मैं मेरा ख्याल है कि मैं मतलब मेरा गुमान है कि ये कभी भी उनके साथ किसी टेबल के ऊपर बैठ के इन्होंने खाना खाते नहीं देखा होगा उन्हें, या मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कभी खाना खाया था। मुझे अल्लाह के फजल से ये इत्तेफाक हुआ है कि मैं पहला बंदा था जिसकी नवाज शरीफ से, जब ये मुल्क बदर होके आया था, एक कारी शकील होता था हमारा वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, जो मुस्लिम लीग नून का सिर्फ एक ही बंदा था। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये जब सर्विस पैलेस में आए, मैं पहला बंदा था जिससे बात हुई थी। लोग डरते उनसे बात नहीं करते थे। असद दुरानी जो था वो सफीर था, मुशर्रफ की हुकूमत थी, थर लोगों की टांगे कांपती थी कि किसी ने नवाज शरीफ पर नाम भी लिया तो। ये फैजाबाद उस दिनों अमेरिका होता था, 55 ये हम इसको लेके आए थे, और हमें वहाँ पे सर्विस पैलेस जाने के लिए ऑर्डर होता था कि जिस मेहमान को लाए उसके लिए वो इतने गिफ्ट साथ लेके आए, ताकि मुझे वो टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाने का इत्तेफाक हुआ है जिसपे कुलसुम भी बैठी थी, उनकी पूरी फैमिली। तो ये जब जो अच्छी चीजें हैं उसकी मैं तारीफ करता हूँ। जो इनके जो नीयत में, जो पाकिस्तान के लिए, जो आपके अवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये अपनी जुदा आपको फकीर रखना चाहते हैं, अपना मांगने वाला रखना चाहते हैं, आपको ये दान करेंगे, कभी आपका हक नहीं देंगे। ये चीमा साहब आप लिख लें मेरी बात, वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे ये आपका बर्थ राइट है, ये पाकिस्तान में आपका हिस्सा है, वो आपको हिस्सा नहीं देंगे। ये आपको मांगने वाला बना के रखेंगे कि मियाँ साहब करना कानों को अच्छा लगता है, वो करते रहे, और आपके बच्चे को नौकरी भी मिलेगी भी और आपको भी कुछ मिलेगा। अल्ताफ हुसैन में ये तो नहीं था ना, सारी दुनिया भाई कहती थी उसे, भाई कहती थी। यानी कि आपको लग रहा है कि अल्ताफ हुसैन को वापस आना चाहिए मुल्क के अंदर, आप ये कहना चाह रहे हैं? 101 दफा आना चाहिए। मैं उसका करिंदा हूँ, मैं उसका मानने वाला हूँ, उसका लाहौर की फिजाओं में उसके झंडे लहराए हैं, इसलिए कि गरीब आदमी का बंदा है। वो एक लीडर है जिसकी बात सुनी जाती थी। वो लोग साजिद भाई आप क्या कहेंगे? क्या आप तो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, वो कह रहे हैं आना चाहिए, आप क्या कहेंगे? कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा चाहिए, मगर वो आएंगे नहीं। बात ये हो रही है वो आएंगे। हाँ बस ये उनकी मर्जी है। अब देखें, अगर उसका जिंदगी हयात आप तंग कर देंगे, आपकी किसी की जिंदगी महफूज नहीं होगी, किसी की जान के दर पे पड़ जाएंगे। चले इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि अल्ताफ हुसैन को वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अल्ताफ हुसैन को भी नवाज शरीफ की तरह इसी तरह बुलाया जाए, पूरा जिस तरह इलेक्शन होने के बाद किसकी हुकूमत आएगी। आपके जो चोर जर्नैल हैं, जो डाकू आपके जज हैं, वो साबित हो गए हैं। आपके जो बड़े बड़े सियासतदान नेशनल लेवल के हैं, उनके डाके साबित हो गए हैं। लाया जाए या नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, उनको आने के लिए ये अलग बात है, ये उनकी चॉइस है। ऐलान करते हैं, मैं महमूद और सज्जाद, आज से हम अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करेंगे, हम 100% बिहाइंड अल्ताफ हुसैन। अल्लाह कह रहा हूँ मैं, आए ये नून लीग वाले आए और पीपल पार्टी वाले आए, करे बात हमसे आड़ के, वी आर 100% बिहाइंड अल्ताफ हुसैन। वो जो पार्टी इंग्लैंड की पार्टी है उसके साथ, ये पाकिस्तान वाले MQM नहीं,
इंग्लैंड वाले जो है मैं सजाद से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और महमूद से भी करता हूँ वी आर 100% behind Altaf Hussain these days starting right now चलें जी, हम तो मजलूम के साथ हैं, हमेशा से मजलूम के साथ हैं। चलें कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। क्या आप एक नए शॉपिंग के शाहकार के लिए तैयार हैं? जल्द आने वाला है 2024 का रमजान एक्सपो आप ही के कनाडा में। 300 से ज्यादा बिजनेसेस, दीगर फैशन और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। आइए और अपने लोकल बिजनेसेस का हौसला बुलंद कीजिए। उसके अलावा वहां मौजूद होंगे कार्निवल एक्टिविटीज, राइड्स, मजे मजे के खाने, बिजनेस शोज, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, यानी आपकी फैमिली के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। रमजान एक्सपो 2024, जहां सकाफत और तिजारत का मेल होगा, आपकी खातिर व मदारात के लिए हम आपके मुंतजर रहेंगे। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है कॉलर जी महमूद भाई, आप क्या कह रहे थे? जी ये अपनी साहब कहना चाह रहे हैं जी कुछ। जी बोले सर। जी वालेकुम सलाम। जी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान अगर उसमें खामियां हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी हम आजमा चुके हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, तो उनसे हमें आज तक कोई फायदा नहीं हुआ और उनके सब उनके बैक पे एस्टेब्लिशमेंट है, ये आप लोगों को सबको पता चल चुका है। तो अगर वो कहते हैं कि
आंखों से देखी हुई मक्खी कोई भी नहीं निकल सकता। तो अगर हमारी जो कौम है पूरी मुतहद हो जाए और इस मक्खी को ना निकलना चाहे तो आई थिंक सो कि इमरान खान इज अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। ये नहीं कि कोई बहुत ही अच्छा है लाइक वो सब कुछ चेंज कर देगा, बट ही इज बेटर देन जो बाकी सब है उनसे बहुत बेहतर है। तो हमें को चांस देना चाहिए। बाकी मगर आपने देखा कि इमरान खान की पार्टी अभी तो बहुत मुश्किल में है, जेल में उनका कप्तान बैठा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाएं कि निशान उनसे बल्ले का ले लिया गया है, डिफरेंट निशान दिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आजाद उम्मीदवारों की तरह जो खड़े होंगे तो मुकाबला करने में कामयाब होंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। ये तो आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी अभी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे डिफरेंट यूट्यूबर्स के भी चैनल हैं और हमारा अपने जो अपना पाकिस्तान का मीडिया सब दिखाते हैं। आवाम से पूछा जाता है कि आप वोट किसको देंगे, तो उनका एक ही कहना है कि जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई से होगा उनको बल्ले से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल्ला उनका निशान है या नहीं है। दी ओनली नोज कि इमरान खान के साथ हमने उसको वोट देना है। तो इस यानी कि बल्ले का निशान लेने के बाद भी इमरान खान की पार्टी को आजाद उम्मीदवार की तरह खड़े होंगे तो आपको लग रहा है कि सब जगह से वो ही जीतेंगे, उन्हीं की पार्टी के लोग जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो पंजाब से आप क्या देखते हैं? पंजाब से मुस्लिम नून लीग आएगी या पीटीआई के लोग? पंजाब से क्या पाकिस्तान पूरे से पीटीआई आ सकती है अगर हमारे जो एक डंडे वाली सरकार है वो कोई इसमें प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे, तो एवरीथिंग इज गुड। ओके, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि पीटीआई ही ने आना है? जी, आना भी नहीं कोई चाहिए अगर हमारे मुल्क में थोड़ी सी तरक्की करनी है आगे तो। एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे पता तो लग रहा था कि पाकिस्तान किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तक, जब तक इमरान खान था। उसके बाद तो फिर वही आगे के बिजनेस ही होगा। पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाएंगे और जो अमीर है वो आपको पता है कि और अमीर होते जाएंगे। कोई सिस्टम रहा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी हमारा डिस्टर्ब है। मगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया और जिस तरह नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जिस तरह सबके मुंह पर है कि नवाज शरीफ की पार्टी ही आएगी, तो इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, अभी तक जेल से निकलवाने में नाकाम हुई है अवाम। इमरान खान सिर्फ जेल में ही है, बल्ले का निशान भी ले लिया गया है, तो आप कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह ओवरसीज वाले इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जेल में है लेकिन उसने हक सच की बात की है और उस पे अगर वो भी इनके साथ डील कर ले किसी भी किस्म की तो वो भी जा सकता है। उसको किसी कंट्री में ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो खुद भी जा सकता है। उसको बहुत सारी ऑफर्स हुई होंगी डेफिनेटली, लेकिन उसने अभी तक कह रहे हैं कि नहीं उनको ऑफर ही नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि नहीं उनको ऑफर नहीं दी गई, ऑफर दी जाती वो निकल जाते, इतना टाइम से जेल में बैठे हैं। अगर इन लोगों को ऑफर दी जाती है ना, ये नवाज शरीफ को, ये जरदारी को और दूसरी अल्ताफ हुसैनी जो दूसरी पार्टीज हैं, तो आई थिंक सो कि इमरान खान ने बहुत टफ टाइम दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत टफ टाइम दिया है। जितने भी अपने लॉ एंड ऑर्डर्स के जितने भी अदारे थे सबको उन्होंने टफ टाइम दिया है कि उनको वो ठीक कर सके। तो मेरे ख्याल से आपको लगता नहीं कि इमरान खान अकेले अगर इनको ऐसा टफ टाइम देंगे तो जीत पाएंगे, जबकि उनको सोचना और समझना चाहिए था, लाने वाले भी तो इमरान खान को वही लोग थे। जी जी, लाने वाले भी वही थे, इसीलिए तो ला के जब उन्होंने देखा है कि अभी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये तो मुल्क के फायदे के लिए चल रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको साइड पे कर देते हैं। आपके सामने ही जो कुछ भी सब कुछ हुआ सबने देखा है। और उसके बाद आपने देखा है कि इतने सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर दिए इन्होंने छोटी छोटी बातों पे। तो अवाम को भी इसमें इन्होंने जलील किया कि इमरान खान को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, और वो बंदा अभी तक उसी तरह ही खड़ा है अपनी जगह पे कायम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज उसके लिए नॉर्मल है कि ये छोटी जो नॉर्मल लाइफ होती है इंसान की वो जीना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज अ सुपरस्टार इंटरनेशनल लेवल पे। जो उसकी जब बात लोग करते हैं। जी हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी जी बोलूं मैं? जी बोले। देखें, जो अल्ताफ हुसैन की प्रॉब्लम है और अब जो पीटीआई की प्रॉब्लम ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कल्ट में बदल जाती है। अल्ताफ हुसैन का सवाल वहां से शुरू हुआ जब जो है एमक्यूएम जो है एक कल्ट बन गई, जिसमें जो है उसके जो रहनुमा हैं उनको उनकी तस्वीरें पत्तों पे आने लगी और उससे उनको ये गुमाने गालिब हो गया उनको कि उनके पास ऐसी ताकत है कि वो रियासत पे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि दोनों के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है कि जब ये पार्टी ने ये अज्यूम कर लिया कि अब ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है, ये कल्ट है। यही हुआ है इमरान खान के साथ कि इनके जो आने वाले आकर के जो स्टोरी को, यानी कि आप देखेंगे अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि उनको जो है ऑफर हो रही है और बड़े आराम से ये है, तो फिर काहे को कह रहे हैं खड़े होकर कि ये
महीनों से तो मुझसे किसी ने बात ही नहीं की है। जो आदमी इतनी सुकून से बैठा हुआ हो। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि 2 बार इमरान खान ने कुरैशी पढ़ लिया उसमें बैठ के और उसको तफसील से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वर्जिश की जा रही है उनकी और वो बिल्कुल फिट हैं अपने तौर पर। उनको कोई परेशानी नहीं है जेल में, जिस तरह लोग कह रहे थे कि बहुत परेशान रहेंगे इमरान खान, जेल में रह नहीं सकते 2 दिन तक भी, नशा टूटेगा तो बॉडी टूटेगी तो फिर कैसे रहेंगे। तो मगर उन्होंने तो साबित कर दिया लोगों को कि देखो मैं आराम से हूँ जेल में। साबित किया है भाई, जेल में तो सही से रह रहे हैं ना, उन्होंने देखे कौन जेल में वो मुर्गी परेशानी नहीं है ना उनको। बोलने तो दें जरा, मुझे मौका तो देना। जो आदमी जेल में आराम से है वो ये क्यों कहेगा कि मुझसे 19 महीने से किसी आदमी ने बात नहीं की है, मुझसे कोई नेगोशिएशन नहीं हुई है, उसको क्या जरूरत है? वो क्यों उठा करके हाथ कहे कर्नल साहब आप मुझे सुन रहे हैं, आज जो अदालत में हुआ है, कौन से कर्नल साहब? ठीक है, उन्होंने अगर वो इतने आराम से हैं तो ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है? वो क्यों इसलिए कह रहे हैं कि मैं अब आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ 19 महीने, मैं तो तैयार बैठा हूँ, मुझसे कोई 19 महीने से बात ही नहीं करता है। ये उनके अपने अल्फाज हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि पीपल का जो आपके जो है पीटीआई इज नाउ कल्ट। उनके जो फॉलोअर हैं, कल्ट का जो फॉलोअर होता है उसका फिर अपना दिमाग काम नहीं करता है। वो एक लाइन पे चल पड़ा है कि ये आदमी पता नहीं क्या है, खुदा है या क्या है, उस पे वो चले जा रहा है। और वो जो है डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। अभी मैंने सुना एक साहब ने आकर कहा कि 4 लोग जो है क्या नाम है नून लीग के, उन्होंने कहा है कि जी हम पीटीआई की हिमायत करते हैं। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, कि नून लीग में रहते हुए वो कहते हैं कि हम पीटीआई की हिमायत करते हैं। जो बातें हमें सराहनी चाहिए उसको हम जो है जुर्म बना लेते हैं। मतलब उन्होंने क्या गलत किया? मैं तो कहता हूँ और लोगों को आना चाहिए ना, नून लीग से और दूसरी पार्टियों से कहना चाहिए कि हम हिमायत करते हैं पीटीआई की। इसमें क्या खराबी है? दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, करेक्ट? डेमोक्रेसी का मैं फिर अपनी बात पे जाता हूँ कि डेमोक्रेसी में आपकी ऑपोजिशन होती है, आपकी एनिमी नहीं होती। यहाँ सम के दिमागों में उसने बिठा दिया है जाकर करके कि ये सारे लोग हमारे एनिमी हैं। पहले उसने ये बिठा दिया कि नवाज शरीफ एनिमी आपका दुश्मन है, उसको जब तक मारेंगे नहीं, जब तक उसको जेल में नहीं डालेंगे, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। दिस इज नॉट व्हाट डेमोक्रेसी इज, दिस इज व्हाट कल्ट डज। कल्ट में ये होता है कि जी खुदा ने जो कहा है, आपका जो लीडर है वो खुदा है और उसने जो कहा है बस वही सही है। डेमोक्रेसी में जो है डिस्कशन होती है, डेमोक्रेसी में निगोशिएशन होती है, डेमोक्रेसी में आर्गुमेंट होता है। तो बेसिकली जो सवाल दोनों का आया है, आज देखें दोनों का सवाल कैसे आया है कि वो पहले अल्ताफ हुसैन की जो है वो पार्टियों, जो लोकल पार्टी थी कराची के अंदर, उनके खिलाफ थे। उस जमाने में जमात इस्लामी थी। जब उनको ताकत उन्होंने पकड़ ली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएंगे। ठीक है, यही किया ना उनको, मार क्यों पड़ी उनको? फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। उनका ख्याल में कि उनका लीडर रहना पाकिस्तान के लिए बुरा है। एग्जैक्टली वो ये इमरान खान कर रहे हैं और कर चुके हैं। अब तो उन्होंने जो कोशिश की कि आगे जो है ये सियासी पार्टियां इनकी मुखालफत की, जब उनको अंदाजा हो गया कि वो मजबूत हो चुके हैं, उनके सर पे हाथ आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अब ये जो है कल्ट है मेरा और इसी तरह से चलेगा। तो अब जब उनको ये पता या उन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, उन्होंने कहा चलें जी अब एस्टेब्लिशमेंट से भी टक्कर ले लेते हैं। और मैं आपको कहता रहा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जब आपको पिटाई पड़ेगी तो आपके सारे लोग भाग जाएंगे। तो ये कल्ट है, दिस इज अ कल्ट। So don't take it as a democracy। इसीलिए जो मैं आगे कहता हूँ इनको खत्म करना जरूरी है, इनको नेस्त तो नाबूद करना जरूरी है पीटीआई को और इमरान खान को खास करके। पीटीआई एज अ पार्टी तो मैं इजाजत भी दे दूं, मगर इमरान खान को नेस्त तो नाबूद करना जरूरी है और वो करके रहेंगे। कोई इस गुमान में ना रहे कि सख्ती होके खत्म हो गई है। अभी मजीद सख्ती होने वाली है। वो किसी सूरत में ही छोड़ेंगे और ना छोड़ना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं कि नहीं छोड़ना चाहिए। कल्ट को किसी माशरे में जिम्मेदार नहीं रहने दिया जा सकता, इसलिए कि कल्ट का मकसद यह है कि बाकी सारी पार्टियों को जो है खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। पाकिस्तान एक पार्टी का मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में कुछ लोग आपके हिमायती हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरी पार्टियों के भी हिमायती हैं। क्या हम उन सबको मार दें? क्या वो सारे लोग चोर हैं?
तो आप इस तरह से डेमोक्रेसी में जिंदा नहीं रह सकते। आपने एक बड़ा गलत रास्ता चूज कर लिया। अब आकर के आप अफसोस करते हैं कि जी अब मैं बात करने को तैयार हूँ, और जब आप कहते हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ, उसमें भी आप कर्नल साहब का नाम लेते हैं। आप बात किससे करना चाहते हैं? अपने अब्बा से। अब्बा ने आपकी देख ली है। चलें जी, शुक्रिया। जी जी जनाब जी, चौधरी साहब क्या कहेंगे? आज दूसरा लफ्ज हमने सुना कल्ट। 3 दिन तक एनिमी 3 दिन तक एनिमी सुना, आज सुना कल्ट। अब कल्ट की मैयत मिलती रहेगी। कल्ट वो चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपको जनरल जियाउल के पास जाने की जरूरत नहीं है जी। एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड में आपसे बात करती हूँ जी। हेलो जी। हाँ जी, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि ये क्या नाम है, अल्ताफ हुसैन और अब इमरान खान कल्ट नहीं बन गए भाई। आप देखो उन्होंने भुट्टो को भी खत्म किया, नवाज शरीफ भी जब पॉपुलर हुआ उसको भी उन्होंने टफ टाइम देके बाहर भेज दिया, निकाल दिया। असल में एस्टेब्लिशमेंट किसी को पॉपुलर लीडर बनने नहीं देना चाहती। अभी मेरा एक दोस्त कहता है, उसके काफी तल्लुकात हैं इन फौजियों से, वो कहता है हम एक लीडर भुट्टो बना था तो हमें बहुत तकलीफ हुई थी, अब हम किसी को लीडर बनने ही नहीं देंगे। वो लीडर चाहते ही नहीं है, जिसको आवाम पसंद करेगी उसको वो डाउन कर देंगे फटाफट। वो एस्टेब्लिशमेंट ताकत अपने हाथ में रखना चाहती है। बाकी ये कोई अपना कल्ट वल्ट का चक्कर नहीं है किसी किस्म का भी। आप देख लें सबको जूते मारे हैं उन्होंने। असल में जो है वो सुप्रीमेसी जो है एस्टेब्लिशमेंट की है और शुरू से है, ये नहीं है 35 साल तो डायरेक्ट उनकी हुकूमत रही है। और बाकी के जो आधे हैं वो उसमें भी वो अपना होल्ड रखना चाह रहे हैं। वो किसी को इस कदर पॉपुलर होता हुआ देखना नहीं चाहते। जो भी बंदा पॉपुलर होगा उसको वो निकाल देंगे। ये आप देख लीजिएगा। थैंक यू जी चौधरी साहब, अब आप बोले या साजिद भाई आप बोलना चाहते हैं या महमूद भाई? देखिए समीरा, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि आप जनरल जिया के पास जाएं। इससे पहले तो चीमा साहब को जाना पड़ेगा जिया साहब के पास, पूछने के लिए कि आप नवाज शरीफ को क्यों लेके आए थे। पहले नवाज शरीफ पहले आए थे ना, उन्होंने कहा आप चले जाए जिया लोग के पास। ये देखिए चौधरी साहब, आपने देखा, मैंने कहा अरे उनके चाहने वाले भी आते हैं, आपको बताते हैं, जाने की जरूरत नहीं है जी। तो देखिए उनको चीमा साहब को पहले जाना पड़ेगा जियाउल हक के पास और उनसे पूछना पड़ेगा नवाज शरीफ को क्यों लेके आए थे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जब चीमा साहब जाके जवाब लेके आ जाए नवाज शरीफ से, सेटिस्फाई कर ले आपको इस चैनल पे, उसके बाद कहेगा हम जनरल जिया से बात करेंगे। समझे? सबसे पहली बात ये। और टॉपिक है बिलावल भुट्टो पंजाब में, नवाज शरीफ। देखिए ये बिलावल भुट्टो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं पंजाब में, वो सिर्फ जो है अपने ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यानी कि जो शोर मच रहा है कि जियाला ही आएगा, जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी वो शोर तो करेंगे ना, अपने आप को जिंदा। यानी आप कह रहे हैं कि सियासी बयान है ये, बिल्कुल झूठा। हाँ सियासी बयान है, वो सही से पैसे भी खर्च नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो पुराने सियासतदान लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हो रहा है ये वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, ना कोई और कुछ कर सकता है। ये वर्ल्ड ऑर्डर है, बाहर से ऑर्डर है कि इनको रखना है आपने, ये हमारे पसंदीदा आदमी है, ये उनका काम करेंगे। और पाकिस्तान में शुरू से होता रहा है, और जो भी ये वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जाएगा उसका वही अंजाम होगा जो इमरान खान का हुआ। तो पोलाइट वे में अब नवाज शरीफ की वापसी, कई मर्तबा वापसी का मतलब ये है कि ये पुराने पॉलिटिशियन है, ये कुछ भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट बहुत धीमे लहजे में जो है इंटरनेशनली अपने आप को मुतारुफ कराया हुआ इन्होंने एज ए अच्छे पॉलिटिशियन। इस वजह से वापस भी आ जाते हैं। अगर ये भी रवैया इमरान खान के अंदाज का रख लेते सख्त रवैया, तो ये भी नहीं आते, एक कोई तीसरी चीज आ जाती। तो रवैया जो है, बातचीत का अंदाज जो है बहुत ही अहमियत रखता है। तो वो इनके काम आ रहा है नवाज शरीफ के साथ। वरना जो इल्जामात हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और जिस तरह केसेस खत्म हुए हैं, ठीक है कोर्ट ने कर दिया, कोर्ट का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान में अगर जजी मेरिट पे आ जाते तो आज ये नहीं होता। एटलीस्ट कुछ ना करते, सिर्फ जज मेरिट पर रख लेते, कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये तो मजाक उड़ रहा है ना दुनिया में पाकिस्तान का, माशरे में जो जजेस
चेंजेस फैसले लेते हैं ना, दिन 6 महीने बाद क्या कहते हैं, 1 साल बाद क्या कहते हैं। जी जी जी। तो इनका तो 140 नंबर होता है, इनका तो दुनिया में आखिरी नंबर होना चाहिए जजेस के मामले में। तो जब ऐसे ऐसे फैसले होते हैं हम क्या देते हैं, हाँ जी जनाब ये जज का फैसला है, आप मान लीजिए, हम भी मान लेते हैं, एहतराम करें। ठीक है, जरा इनका ले लूं मैसेज, फिर वापस आती हूँ कॉलर की तरफ। जी जनाब। समीना, अभी मैंने सुना है कि ये कल्ट का मामला नहीं है, मैं उस पर एक तबसरा करना चाहता हूँ। बेसिक जी 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 जी। इसमें तो किसी को आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में इख्तियार रखना चाहती है। इस बात पे तो कोई बहस हो ही नहीं सकती, हर आदमी इस बात से एग्री करता है। मसला क्यों आता है, जिससे कि जब आप डेमोक्रेसी में जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपने 4 कदम आगे जाना है और 2 कदम पीछे भी आना है। कल्ट में आपके जहन में ये बैठ जाता है, और कल्ट जो है ये वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम उस लीडर की है जो कि उस तहरीक को लीड कर रहा है। आपके जहन में ये हो जाता है कि आप किसी से भी आके लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की जमीनी हकायक में जो है आप नहीं लड़ सकते, आप हल्की हल्की जद्दोजहद करते हैं, जो कि कल जरदारी ने एक मौके पे की है, जो नवाज शरीफ ने एक मौके पे की है। ये नहीं कि वो 4 कदम आगे नहीं गए थे, मगर वो वहां तक नहीं गए थे जहां तक फिर उनको ये फैसला करना पड़े कि ये रियासत के खिलाफ है और आपको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये है वो कल्ट से जो है वो लीडर क्या करता है कि अपने अवाम को, ये अपने मानने वालों को, अवाम की तो मैं बात ही नहीं करता, जो पीटीआई के मानने वाले हैं वो इस गलत फहमी में आ गए कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, और इसी गलत फहमी को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इमरान खान को। वो समझे कि भाई मुझसे ज्यादा तो ताकतवर कोई है ही नहीं, और यही गलत फहमी में अल्ताफ हुसैन को खा गई कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है नहीं। यानी कि आप ये कह रहे हैं दोनों ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे और दोनों को ये गलत फहमी छा गई, और जिसकी वजह से दोनों जो है ना इस नतीजे पे पहुंचे। पॉलिटिकल ये लीडर जो है ये ओवर कैलकुलेशन नहीं करता, उसको पता है कि मैंने 2 कदम आगे जाना है, मगर जब प्रेशर आएगा तो मैंने 10 कदम पीछे भी जाना है। और यानी कि इन लोगों ने 10 कदम पीछे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी, 10 कदम आगे बढ़ने की गुंजाइश छोड़ी है ना। मैं क्यों कहता हूँ कि अब इसका कोई मौका नहीं, इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मैं कहता हूँ कि उनका मानने वाला भी जो है आर्मी चीफ बन जाए, वो भी अब उनको मौका नहीं दे सकता। इसलिए कि अब ये पाकिस्तान की सलामती का सवाल हो गया है उनके हिसाब से। आप तो कहेंगे नहीं पाकिस्तान की सलामती नहीं है, मगर उनके ख्याल में क्योंकि वो रियासत के महाफिज हैं, वो ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए आपसे बड़ा खतरा और कोई नहीं है। आपने फौज के अंदर दरार डालने की कोशिश की है अपनी हरकतों से, उनको इसमें कोई शुबा नहीं कि आपने फौज में दरार डालने की कोशिश की है। आपने मौजूदा आर्मी चीफ को उलटने की कोशिश की है, बगावत की कोशिश की है उसके खिलाफ। मेरे साथ तो अभी हुआ ही कुछ नहीं है आपके आपके साथ जो होना चाहिए इससे भी शदीद होना चाहिए। एज अ गैंग लीडर जो है इमरान खान, इसके साथ तो इससे बहुत बुरा होना चाहिए और होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी अगले 1-2 महीने में देखेंगे क्या होता है इसके साथ मजीद। जो ये लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन और ये और वो और खंबे को वोट देते हैं और सबको शऊर आ गया, कहाँ गया वो शऊर? ये सारी करने की बातें हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कि आप रियलिस्टिक रहें। रियलिज्म इज पॉलिटिक्स, आइडियलिज्म इज नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कोई आइडियलिज्म नहीं होती है, वो रियलिज्म है कि जब आपकी सूरत खराब होती है आप 2 कदम पीछे जाते हैं, आप बेहतर महसूस करते हैं, आप 2 कदम आगे जाते हैं। और यही टर्की में हुआ है। टर्की में कोई एक दिन में उन्होंने जो है फौज को पीछे नहीं किया है। 3 दफा हुकूमतें आई उसकी, क्या नाम है, जब उसने कारकर्दगी जब करके दिखाई तो 3वीं दफा में जाकर के उसने ताकत पकड़ी है। आप 2 दिन की हुकूमत करने के बाद अपने आप को बादशाह समझ बैठे हैं, और यही है वो कल्ट। आप कल्ट की वजह से आपने नुकसान उठाया। शुक्रिया। आज पागल खाने में कल पढ़ाया गया, शायद कल और 2-3 दिन से एनिमी पढ़ाया जा रहा था पागल खाने में शायद। ओह माय गॉड, आपको जरूर था ये लफ्ज बोलना साजिद भाई, हद हो गई। यानी कि जी हेलो जी साजिद भाई तो बोलती रहते हैं। अर्ज ये है कि आपको पता है समीना जी, पिछले 75 साल से हम लोगों ने जिसका कर्जा लिया है, जो हमारे मालिक है, और वही हम लोगों में जिसको हम मशहूर दूसरी जुबान
जुबान में कहते हैं CIA जिसको भी चाहे पाकिस्तान में लगवाएगा। CIA की मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बिलो रानी हो या इमरान कैदी नंबर हो या नवाज शरीफ हो, कुछ भी, कोई भी नहीं। कैदी नंबर 804 चल रहा है। उन्होंने कहा है कि कैदी नंबर 804 और आजादी जी, गुलामी ना मंजूर और कैदी नंबर 804। आपने ये कहा, क्या आप भी सुन रहे होंगे? कुछ भी लिख ले। उनका नारा ये है, गुलामी से आजादी, कैद से आजादी, कैद नामंजूर, कैद नामंजूर, ये कहा उन्होंने। ये चलेगा नारा उनका। आजाद उम्मीदवार जो खड़े होंगे कैद से गए, कैद से नामंजूर। इनको कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग ने IMF से इतना पैसा लिया हुआ है, अमेरिका से, उनकी CIA जिसको देखें जो चीजें चल रहा है। आपने सही कहा, वो जिसको चाहेगी वो उसको लेकर आएगी। मगर जो इमरान खान की जद्दोजहद जो कोई मान नहीं रहा, मगर उनके जो कारकुन हैं, जो उनके हैं, मगर उनके कारकुन अगर एक नजर देखी जाए, अगर मानते हैं जिस तरह वो कह रहे हैं, अगर उनको भी पूरी सहूलतें दे दी जाए जिस तरह दो पार्टियों को दी गई है, उन्होंने भी अपना बल्ले का चले निशान ले लिया, उसके बावजूद भी अगर उनके कारकुनों को इजाजत दी जाती है आजाद उम्मीदवार लड़े, मगर वो आजाद उम्मीदवार भी जो खड़े हो रहे हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। उनके कारकुनों में सबसे बड़ी गलती इसलिए वो कह रहे हैं कि गुलामी नामंजूर है। अगर फर्ज करें उनका ये बयानिया चल गया गुलामी नामंजूर और कैदी 804 चल गया, तो फिर सोचेंगे क्या होगा मुल्क के अंदर। अगर आना चाहेगा तो आ जाएगा। समीना बहन देखें, भाई जरा आप एक सेकंड मेरी बात सुने। भाई आप एक सेकंड मेरी बात सुने। इस सारी पाकिस्तान की तबाही क्या है? गुर्बत ही है ना, गुर्बत है। ये साहब जो बोल रहे हैं, अगर ये अपना फॉर्मूला सुन तो ले मेरे भाई, जरा सुन तो ले। अगर आप अपना फॉर्मूला, आप सुन तो ले यार, आप सुन तो ले। अगर आप अपना फॉर्मूला इस चैनल पे चला देते तो इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब पानी भर रहे होते आपके सामने। अवाम के एक आप अकेले लीडर होते अगर आप अपना फॉर्मूला जो आप लेकर आए थे IMF वाला, अगर आप इस चैनल पे ले आते, जो आपने वादा किया था और कसम खा के गए थे कि मैं कल लेकर आऊंगा, मगर आपने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करी और आपने गरीबों का साथ नहीं दिया, वो फॉर्मूला आपने पेश नहीं किया। और आज आके आप कह रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। हम फार्मूला किसको दें? आप समीना बहन को, आप समीना बहन को दें, आप समीना बहन को दें, आप इनको दें फॉर्मूला, वो आप इनको दें समीना बहन को, ये लेके जाएंगी पाकिस्तान। हमारा फार्मूला जिसको भी हम देंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। असली बात यह है मेरे भाई, पाकिस्तान के गुर्बत, पाकिस्तान का कर्जा, पाकिस्तान के 50% कर्जे, पाकिस्तान टैक्स तो माफ हो सकते हैं, खाने पीने के टैक्स माफ हो सकते हैं, पाकिस्तान एक गुर्बत कैसे निकल सकता है? 6 महीने का टाइम, लेकिन हमें गारंटी चाहिए। हमें फार्मूला जो हमें आंखें बंद करके फार्मूला बता सकते हैं, लेकिन ये भाई मेरे समीना बहन के पास आप भेजे ना, आप भेजिए इनको फॉर्मूला, ये आपको पाकिस्तान लेके जाएंगे। अपने मुल्क की मोहब्बत इनको इतनी है, हम आपको टिकट लेंगे। हमारे फार्मूले पे कोई अमल हमारे चले। अच्छा छोड़े रुके, एक और कॉलर है, मैं उनकी बात कर लूं। जी सर बोले, इनके फार्मूले पे कोई नहीं, इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, बस बात कर रहे हैं यहाँ के। जी हम ऐसा फार्मूला मेरे पास है कि पाकिस्तान में 50% टैक्स माफ और अच्छा छोड़ रुके एक जरा, आप कह रहे हैं 50% टैक्स माफ। जरा इनकी बात सुने दूसरे कॉलर की। जी जनाब, आपका डॉलर भी 90 में हो सकता है, आपका पेट्रोल सस्ता हो सकता है। पैसा है आपके पास पाकिस्तान को देने के लिए? अभी बहुत गरीब है पाकिस्तान, हमारा मुल्क। अभी देख रहे हैं आप IMF से कर्जा लिया जा रहा है, आपके पास पैसे हैं या नहीं? आप बताएं पहले, पाकिस्तान में जाने के लिए, लगाने के लिए पैसे हैं आपके पास? लाख शुक्र है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पैसा है आपके पास, सब कुछ है, आपकी दुआ फॉर्मूला है बहन सर, इनके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला। हाँ, हम आपको अल्लाह पाक को हम नाजर जार के चलते हैं, हम लोगों को किनारे लगा देते हैं ये लोग। आप भी समीना जी, अगर आपको फार्मूला देंगे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो बैठे हुए हैं नहीं, फिर आप रहने अपना फार्मूला अपने पास रखिए। आप मुझे बताएं कि हम अपना फार्मूला किस रिस्पॉन्सिबल पर्सन को लिख के भेजें। ठीक है,
आप बाद में बताएंगे ऑफ एयर। चलें जी सर, बोले आप, दूसरे जो कॉलर है मेरे साथ। दुनिया भर में जितनी भी अफवाह हैं वो सारी सब सर्वियंट होती हैं गवर्नमेंट की। आप इंडिया में देख लीजिए, हमें इंडिया के सीएमसी के नाम का नहीं पता होगा, जो भी पता होगा बस मोदी का पता है या उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनका पता होगा। आपको फौज का बिल्कुल पता नहीं होगा। उनके जर्नल जब रिटायर होते हैं सीएमसी वगैरह, वो 3-4 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं होते कि हमारे जर्नलों क्षेत्र ले लेते हैं और जजीरे खरीद लेते हैं। यहाँ असल में फौज जो है वो हावी हो गई शुरू से ही पाकिस्तान के ऊपर, और उसकी वजह से जो सारी खराबियां पैदा हुई हैं ये इसी वजह से पैदा हुई हैं कि फौज अपने आप को आइन से बालातर समझती है। उसने साबित किया है। आप देखें 90 दिन में इलेक्शन होने थे, आइन की डिमांड थी। भाई आप फौज को ना बोले, आप फौज को, भाई मेरे, आप पूरी फौज को ना बोले, आप एस्टेब्लिशमेंट को या 1-2 आदमियों को बोले। फौज पूरी हमारा फखर है। फौज को नहीं मैं कह रहा, जर्नलों को कह रहा हूँ भाई। जर्नल जो है, जो असल में जो पावर है वो उन्होंने चंद जर्नल को कह रहे हैं, वो पूरी फौज को नहीं कह रहे, पूरे इदारे को नहीं कह रहे। हर बंदा जानता है, सिपाही तो बेचारा शहीद होने के लिए तैयार है, हम तो उनके लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं, जो लड़ते हैं, जो सरहदों की हिफाजत करते हैं। असल में जो अमेरिका है या दूसरी जो ताकतें हैं वो डायरेक्ट अप्रोच करती हैं आपके हेडक्वार्टर को, जीएचक्यू को। वहाँ पे वो लोग जाते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं। अमेरिका के सफीर का क्या काम है कि वो जीएचक्यू में जाए और सीएमसी से बात करे? उनको प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, जो अवामी नुमाइंदे उनसे बात करनी चाहिए। यहाँ जितनी जो भी अमेरिका काम करवाता है या जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जो वर्ल्ड ऑर्डर आप कह रहे हैं, वो फौज के थ्रू नाफिज होता है। वो हमारे जो फौज के सरबराहान है, जो हमारे ऊपर जर्नल है, उनके थ्रू नाफिज होता है। और उनके बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है वेस्ट में। उनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, उनकी जागीरें इधर हैं, उनके कारोबार हैं। जो भी जर्नल रिटायर होता है वो चेन खरीद लेता है इधर आके, है जी। तो वो इसलिए वो उनके ताबे है, जो वो कहेंगे वही करेंगे। तो वो अपनी बातें जो वेस्ट है वो इनके थ्रू मंगवाता है। और इमरान खान की ये गलती थी, वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ था चाइना और रशिया की तरफ। जी 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 नहीं है। तो वो उस तरफ जब हुआ तो इन्होंने फिर वेस्ट ने अपना असर और रसूख दिखा के उसको फर्क कर दिया। और कोई भी ऐसा करेगा जब तक फौज आइन के से बालातर है, उस वक्त तक यही होता रहेगा। कोई भी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, फलाना ढमकाना कुछ आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो फौज चाहेगी वही होगा पाकिस्तान में। मतलब फौज से मेरे मुराद जर्नल, जो ताकतवर लोग हैं। थैंक यू। जजेस भी उनके नीचे हैं और कहते हैं ना जी, जजेस सही कहें, जो बड़ी ताकतें हुकूमतें वही जब कर रही हैं तो वही चाहेंगी जब ही होगा। जी, नसीम शाह ने ये कहा था कि भाई आप हम पे सारा वो दारोमदार डाल देते हो कि हमने उसको जायज कर दिया मार्शल लॉ को। एक जज वो कहता है निहत्ता, वो कैसे पूरे इनके सामने ठहर सकता है, बंदूकों वालों के सामने? जी, अवाम को भी तो कुछ करना चाहिए ना। जी 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 जी। असल में ये अवाम में शऊर नहीं है और उनको जानबूझ के जाहिल और गरीब और ये रखा जा रहा है कि वो अपने चक्कर में ही रहे। तो वो इसलिए ये काम हो नहीं सकता जब तक लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगा, अवाम को पता नहीं चलेगा कि नकाइस क्या है। अवामी ताकत से इसको बदला जा सकता है, अदरवाइज ये सिस्टम ऐसे ही तो अवाम की ताकत निकलेगी, अवाम निकलेगी नहीं निकलेगी, जो मैंने अभी आपको बोला कि अवाम नहीं निकल सकती है। अवाम दो वक्त की रोटी के लिए उनको लाले पड़े हुए हैं, बिजली गैस के बिलों से उनको फुर्सत नहीं है। और दूसरी बात है कि वो गुलामी ना मंजूर, तो जो उनका नारा लगेगा तो 9 मई का हर बंदे को पता है कि ड्रामा, जो भी बंदा शऊर वाला है ना उसको पता है कि ये खुद ही एक ड्रामा रचाया गया था और उसकी वजह से इनको काबू किया गया था। तो वो अवाम इतना समझ ही नहीं सकती। हम कहते हैं जी बस इन्होंने हमला किया था फौज पे, इन्होंने रियासत पे हमला किया था। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, वो खुदा के बंदो वीडियोस देखो, वो खुद बुला रहे थे। उनके जाने से पहले ही उन्होंने उसको आग लगा दी थी कोर कमांडर के घर को। फिर उसके बाद उसको जनाह उस कहने लग गए। जनाह को तो कभी उन्होंने वापस ही नहीं किया। अयूब के दौर से उसके ऊपर कब्जा था, हालांकि वो मोहम्मद अली जनाह का वो प्रॉपर्टी थी और फौज ने उसको नहीं छोड़ा। और जब एक दफा ये भी कहा गया कि अयूब खान ने उसको कहा कि ये फातिमा जनाह को यार 4 पैसे दे के फारिग करो, इसको हम नहीं दे सकते अब। तो असल में फौज हम पे काबिज है और मसल जर्नल जो है और वो इसके अंडर है, वेस्ट के अंडर। तो वेस्ट अपनी सारी जितनी भी वर्ल्ड ऑर्डर है या जो कराना चाहता है वो थ्रू फौज करवाता है।
सीधी सी बात है, इसको कोई माने या ना माने यही फैक्ट है। और ये सियासत रियासत कुछ नहीं है, जो वो चाहेंगे वही करेंगे जब तक उनमें पावर है। ओके जी। देखिए समीला बहन, अगर आप देखें जहाँ से ये आपका तहरीक इस्तेकाम पार्टी है, अब उस पार्टी में कोई शरीक हो भी रहा होगा ना दिल से, तो लोग उसको समझेंगे कि इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया है। आप उनको देख लें, अपना जो उनके हैं जहांगीर तरीन, लाहौदर कौन सी मैं आपसे ना पूरी तफसील लेती हूँ ना ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, ब्रेक के बाद लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं आवाज न्यूज और मैं हूँ इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानब। मिडिल ओवर्स में विकेटें क्यों नहीं मिल रही हैं? रिजवान ने लबकुशाई कर दी। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने मिडिल ओवर्स में विकेटें ना मिलने पर लबकुशाई कर दी। क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने मिडिल ओवर्स में विकेटें ना मिलने के सवाल पर कहा कि शाहीन ने पावर प्ले के दौरान 3 विकेटें ली, लेकिन दीगर बॉलर्स को 1 विकेट भी ना मिल सकी, जो कि सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि मिडल ओवर्स में विकेटें ना मिलने के बारे में बॉलिंग कोच उमर गुल आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैच में विकेटें नहीं आ रही, इस वजह से फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। विकेट कीपर बैटर ने बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम की शिकस्त को जवाब देते हुए कहा कि रोटेशन पॉलिसी के तहत कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे हक में नहीं आ रहे, जिसका दुख है। मुझे भी हार पसंद नहीं, लेकिन एशियाई कंडीशंस में कैंगरूज और कीवीज को भी शिकस्त होती है। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा में राब्ता कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के माबैन एक मरतबा फिर राब्ता हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक किया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लहियान ने जलील अब्बास जिलानी से राब्ता किया और वज़राए ख़ारजा ने कशीदगी और तनाव खत्म करने पर इत्तफाक किया। अलावा अज़ीज़ वज़राए ख़ारजा ने बाहमी सफारती ताल्लुकात की बहाली पर भी गौर किया। सिफारती ज़राए ने बताया कि इस हवाले से दीगर अमूर दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा बाहमी मुशावरत से तय करेगी, जबकि वज़राए ख़ारजा ने बाहमी एहतराम, अमन व सलामती, इलाक़ाई अमन और मुस्तहकम ताल्लुकात को अहम करार दिया। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हममंसब सैयद रसूल मौसूवी के पैगाम का जवाब देते हुए कहा था कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ। प्यारे भाई रसूल मौसूवी, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। मस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने मसनूई जहानत का हामिल प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कॉपीराइट की मुबीना खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से मुकदमे में दोनों कंपनियों पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो चैट जीपीटी के बॉट्स को तरबियत देने के लिए अखबार के आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कॉपीराइट की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से इस्तदा की गई है कि अखबार के मुनफरद कीमती काम की गैर कानूनी नकल और इस्तेमाल पर कानूनी और हकीकी हर्जाने कीमत में कंपनियों को हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए। मुकदमे में कहा गया है कि चैट जीपीटी के बॉट्स को तरबियत देने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के लाखों आर्टिकल्स इस्तेमाल किए गए और अब ये प्लेटफॉर्म मालूमात के एक जरिए के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मुकाबला कर रहा है। इस मुकदमे पर रद्द अमल देते हुए ओपन एआई के तर्जुमान का कहना था कि वो इस मुकदमे पर हैरान और मायूस हुए हैं। हम मवाद तख्लीक करने वालों के हुकूक का एहतराम करते हैं और उनके साथ काम करने के लिए पुरअज़म हैं, ताकि वो भी हमारी मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी और आमदनी के नए मॉडल से फ़ायदा उठाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ हमारी गुफ्तगू नतीजा खेज रही है और तामीरी तौर पर आगे बढ़ रही है। पंजाब में वबाई मर्ज ने तबाही मचा दी, मजीद 9 बच्चे जाँ बहक। पंजाब में नमूनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में मजीद 9 बच्चे जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 9 बच्चे नमूनिया से दम तोड़ गए। 2 अमवात लाहौर से रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में नमूनिया से मजमूई तौर पर 135 बच्चों का इंतकाल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सर्दी के बाद नमूनिया समेत छाती और वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। माँ का दूध पिलाने के रुझान में कमी से बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त मुतासिर हुई है। एक रोज के दौरान नमूनिया के मजीद 180 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 55 का ताल्लुक लाहौर से है। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, शिकागो में पारा -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
अमेरिका के बेशतर शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। अमेरिकी शहर शिकागो में पारा -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। यकबस्ता हवाओं से स्मोग और धुंध की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके सबब हद्दे निगाह मुतासिर हुई। उधर अमेरिकी रियासत मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी, जिससे लोगों के मामूलाते जिंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर हुए। इसके अलावा अमेरिकी रियासत टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार गार्ड से टकरा गई, जबकि गाड़ियों के साथ दीगर हादसा भी पेश आए। दूसरी जानिब यूरोपीय मुल्क नॉर्वे को भी सख्त सर्दी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। कई फीट बर्फबारी पड़ने से गाड़ियां बर्फ में धंस गई। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरह, ब्रेक के बाद वापस आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट पर देख रहे हैं। मेरे साथ काफी कॉलर मौजूद है। चौधरी साहब आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे जाना होगा, एक कॉलर को मैं ले लूं, फिर उसके बाद आपको आपके पास वापस आती हूँ। जी जनाब। जी सर। जी समीरा, मैं दोबारा एक जवाब देने की कोशिश करूंगा या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आगे बड़ी लोग बातें करते हैं कि जी ऐसा है, एस्टेब्लिशमेंट खराब है, जो हिंदुस्तानी जर्नल है वो फ्लैटों में रहते हैं और अमेरिकी सफीर को वजीर आजम से मिलना चाहिए। दिस इज ऑल ट्रू। आई से द सेम थिंग, बट हाउ द हेक आर यू गोइंग टू चेंज इट? दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Pakistan is a establishing democracy. Pakistan is not a established democracy. जो establishing democracy होती है वहां आपने जद्दोजहद करनी होती है, which is a long term struggle जो आपने करनी है। ये 2 दिन का नहीं है कि आप 2 दिन के अंदर जो है ये पूरा जो है सिस्टम को चेंज कर देंगे। सिस्टम को तोड़ने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या सिस्टम को आप बाहर से तोड़ते हैं या आप सिस्टम को अंदर से चेंज करते हैं। ठीक है, और आपके जो इस सिस्टम में 2 पार्टीज है ना, आपके पॉलिटिशियंस हैं और दूसरी तरफ आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें कि आपकी फौज भी आ जाती है, आपकी अदलिया भी आ जाती है और ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है। इन सारों के अपने मफाद हैं, तो 2 पार्टीज है, वेरी क्लियरली 2 पार्टीज है। अब आप ये देखते हैं कि वो सारी पार्टीज तो एक है, आपकी फौज, आपकी एस्टेब्लिशमेंट में फौज, आपकी अदलिया और ब्यूरोक्रेसी वो एक है, अपने मफाद में एक तरफ खड़ी है। वो आपके जो पॉलिटिशियन है जो कि दूसरी पार्टी है, वो आपस में लड़ के उनको हमेशा मौके फराहम करते हैं कि भाई तुम मुझे इस्तेमाल कर लो, तुम मुझे इस्तेमाल कर लो, तुम मुझे इस्तेमाल कर लो। इमरान खान साहब कहते क्या रहे जो वो स्ट्रगल कर रहे थे? वो ये कहते थे कि भाई फौज तुम आके मेरे साथ खड़े हो जाओ, और तुम मेरे साथ खड़े हो जाओगे तो फिर तुम मुझे मंजूर हो। जब वो मीर सादिक कहते थे, जब वो मीर जाफर कहते थे और कहते थे कि भाई आप नेकी के साथ खड़े हो जाए, तो वो कहते क्या थे? उन्होंने तो डेमोक्रेसी की कभी बात ही नहीं की है इमरान खान ने। किस चक्कर में लोग पड़े हुए हैं? वो तो कहते हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी हो जाए, डेमोक्रेसी जो है वो जाए भाड़ में पाए। एस्टेब्लिशमेंट के सामने उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो सिस्टम को बाहर से नहीं तोड़ सकते। 9 मई जो है उससे उनकी नाकामी जो है क्लियर हो गई है कि वो सिस्टम को बाहर से तोड़ने का मतलब है कि आप ताकत से तोड़ते हैं। उनकी ताकत जो है वो खुश हो गई है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि हो सकता है कुछ उनके चाहने वाले तो उनके अंदर उनके पीछे खड़े हों, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के पीछे नहीं है। ये कैसे लोग आके बात करते हैं कि इमरान खान के पीछे पाकिस्तानी अवाम है? और अगर वो अवाम ये कहते भी हैं तो जब उनको डंडे पड़ेंगे तो वो उसके पीछे नहीं होंगे। चले अगर इसको और क्वालिफाई कर दें तो एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि ये बंदा हमारे खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। वो आप कहती है ना कि इसको क्यों नहीं आगे इलेक्शन लड़ने देते, तो खुला खेलने दे, तो अगर जीत जाएंगे वो क्यों लड़ने दें भाई? वो इस सिस्टम के मुहाफिज हैं, वो सिस्टम को आपको क्यों तोड़ने देंगे? मैंने कहा ना, सिस्टम को तोड़ने के 2 तरीके हैं कि आप अंदर से तोड़ें या बाहर से तोड़ें। अंदर से चेंज करें, अंदर से चेंज होता है, बाहर से तोड़ने की कोशिश होती है ताकत से, उसमें आप नाकाम हो गए हैं। चेंज वो आपको करने नहीं देंगे। क्योंकि किस बात का है ये बात आगे कहना कि पाकिस्तानी फौज में ये खराबी है, एस्टेब्लिशमेंट में वो खराबी, सब ठीक है, आप उसको करेंगे
जी जनाब बोले आप लोग। ये महमूद भाई ने गाना लगा दिया था इंडियन, किसने लगा दिया था? जी चौधरी साहब बोले। साजिद भाई बोलना चाहते चौधरी साहब आपके से। जी बोले साजिद भाई। देखे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बात हो रही है कि जी एक्टर जो हैं वो चले गए हैं और ये वो जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे। आप आमिर कियानी का नाम लेते हैं। आमिर कियानी जो पीटीआई के अंदर थे, उन्होंने तो इस्लामाबाद की सीट छोड़ी, फिर उन्होंने उसके बाद लाहौर की सीट छोड़ी। अब वो सोचेंगे वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है तहरीक इस्तेकाम वाले। तो पहले प्रोग्राम में क्या कहा गया था कि जी 35 से 40 45 सीटें उनको मिल जाएंगी। आज मैंने सुना कि 10 से 15 सीटें हो गई वो। तो ये अगर ये मेरा जहाँ तक अपना जो ख्याल है, जो अपना मेरा सोच है वो ये है कि बिलावल भुट्टो के साथ ये पीटीआई वाले जो आजाद उम्मीदवार हैं ये मिलके हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ जो है ये वापस लंदन भागेगा, इसके अलावा कोई दूसरा हल इसके पास नहीं। क्योंकि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे और नवाज शरीफ वापस लंदन चले जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? वापस लंदन, बिल्कुल बिल्कुल। सजाद एक सेकंड देना मुझे तरफ से, चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट है, एक सेकंड लूंगा सिर्फ। ये अरशद साहब अभी बोल रहे थे पाकिस्तान में तो सारे दंगल रहते हैं, ब्रेन तो आप लोग थे जिन्होंने चेंज करना था सब कुछ, और आप यहाँ छुट्टियां के कनाडा में आपको मेरे साथ पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो सारे दंगल बैठे हुए हैं, ब्रेन तो आपके पास है और आप छुप के आके कनाडा में छुप गए। It's not fair to live in Canada. You have to go to Pakistan. Thank you so much. जी चलें जी बोलें। बहुत करनी आती हैं लेकिन करना कुछ नहीं, स्पीच देनी है आगे आगे कहते कि आके 70 जी महमूद भाई क्या चौधरी साहब आप बोले? महमूद साहब क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अभी साजिद साहब ने बोला कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कुछ हो सकता है। मैंने अपनी लाइफ में पीपल्स पार्टी ने आज तक भी किसी से एग्रीमेंट करके वफा नहीं की जी, किसी भी जमात से। तो अगर पीटीआई कोई इस किस्म का स्टेप लेती है तो इसकी बहुत बड़ी गलती। ये देखिए कोई जवाब देने के लिए आए, एक सेकंड रुक जाए जरा, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। जी जी पंजाब में पीटीआई अकेले कर सकती है, तंग कर सकती है। पीटीआई के पास एक चांस है हार्ड टाइम देने का। कराची की 19 सीटें हैं, पहले इनको यहाँ से अच्छे खासे वोट मिले हैं। कराची की पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें जब इस 19 सीटों पे। चौधरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, चौधरी साहब एक बात आपको, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। 45 सीटें हैं नेशनल असेंबली की खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अगर ये 16 जमातें 45 में से अगर ये 16 जमातें 2 सीटें भी जीत गई ना, तो मैं आज इस चैनल पे ऐलान कर रहा हूँ साजिद भाई आपने बहुत सही दफा ऐलान किया है कि इस चैनल पे ऐलान करता हूँ मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। ये बात हो गई, पीटीआई छोड़। 45 की 45 सीटें इमरान खान की हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सीटें भी नहीं जीत सकता वहां से। नहीं, इसीलिए मैंने एक बात कही कि देखें 19 सीटें हैं कराची की जिसपे पीटीआई एडजस्टमेंट करके अपना वजन बहुत बढ़ा सकती है। और पीटीआई के साथ 2-3 पार्टियां ऐसी हैं कराची की, इनका सेटअप हो सकता है। तो देखिए सियासत में गर्दन को सख्त नहीं करते, सियासत में कुछ लो और कुछ दो। और खास तौर पे ऐसी कंडीशन में कि जिस कंडीशन में अभी प्रेशर में डाला गया है पीटीआई को। देखें नवाज शरीफ की स्मार्टनेस देखें, इतने प्रोटोकॉल से दुनिया भर की सपोर्ट लेके आया है और क्या कर रहा है वो अपने आप को मुस्तकिम करने के लिए सीट एडजस्टमेंट कर रहा है पार्टियों के साथ जी। तो ये सियासत सीखनी चाहिए। एक सेकंड कुछ कॉल आई है जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं अभी साजिद भाई की बात सुन रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में 45 सीटें हैं जी। भाई साजिद भाई, अगर पीटीआई 30 से ज्यादा सीटें लेगी ना पूरी नेशनल असेंबली की जो 272 है उसमें से 30 सीटें भी ले गई ना, 30 मैं 30 कह रहा हूँ, अगर वो 30 सीटें भी ले गई ना
तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना सियासत छोड़ दूंगा। क्या कहा है साजिद भाई, आपने क्या कहा है? नहीं, मैं शोएब भाई की इज्जत करता हूं। साजिद भाई को कभी सियासत से कभी अलग नहीं करूंगा। मेरी बात तो सुन ले। मैं आप 30 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं कसमिया खा के कहता हूं कि पीटीआई एक सीट नहीं ले पाएगी, क्योंकि पीटीआई तो इलेक्शन लड़ी नहीं रही है मेरे भाई। आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस पर गौर आके रोजाना कुछ कहते हैं। इमरान खान ने आज कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, तो क्यों नहीं लड़ी? उनके आज शोएब शाहीन का भी बयान आया हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि पीछे इलेक्शन लड़ रही, क्यों नहीं लड़ी? बड़े शोएब शाहीन ने तो कहा है कि हम जरूर लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, बहुत मुतमईन है। हाँ सही कहा, क्या कहते हैं शोएब भाई ने कि बहुत पुरुम्मीद है वो लोग जीतने के लिए, और उनके आके कह रहे हैं मीडिया पे। शोएब भाई मेरी बात तो सुन ले, जो मेरा मतलब है, शोएब भाई मेरी बात तो एक सेकंड सुन ले। ज्यादा सीटें भी नहीं ले सकती। देखें लास्ट टाइम इलेक्शन हुई थी। शोएब भाई मेरी एक सेकंड बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ जो पीटीआई है, पीटीआई के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ रही, वो उनके उम्मीदवार आजाद होके लड़ रहे हैं। और किसके नाम पे लड़ रही है? आजाद उम्मीदवार। ये उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे, मगर अपने वोट की हिफाजत करेंगे और अपना वोट जरूर देंगे, आजादी के साथ लड़ेंगे, साबित करेंगे गुलामी। पाकिस्तान 1947 में आजाद हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनको वो तो अभी भी उनका यही नारा है ना, उनका यही नारा है। चौधरी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका, पीपल्स पार्टी को एक पॉलिटिकल जमात है, एक फेडरेशन की जमात रही है, एक उसका अपना लाया अमल है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो पीटीआई के साथ कभी इत्तेहाद करेगी? मुझे समझ नहीं आती कि जरदारी साहब एक ऐसे बंदे के साथ इत्तेहाद कर लेंगे जिसको 30 से ज्यादा सीटें भी नहीं मिलनी, 30 भी बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत एक सेकंड शेब भाई, एक सेकंड ये जरा इनका भी ले लूं मैसेज, टाइम नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर में आपने कॉल किया, आज इतनी देर में ज्वाइन किया आपने शो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आजाद भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, आप इलेक्शन लड़ने तो दें। कह रहे हैं आजाद भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लड़ने तो दें, ये इनका मैसेज है। इलेक्शन आप उनको इलेक्शन लड़ने दो ना, फिर माहौल दे दे उनको। ठीक है आजाद है, आपको बल्ले का निशान नहीं दे रहे, आप आजाद लड़ रहे, आप लड़ने, उनको लड़ने तो दे, उनको मौका तो दे, वो फिर भी जीत जाएंगे। हाँ, 60-40 लेंगे ये एक अलग बात है, 30-40 सीटें ले लेंगे फिर भी वो, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो। और अगर लड़ तो रहे हैं, अभी आपने देखा नहीं, शोएब शाहीन आगे कह रहे हैं जी हम इलेक्शन में जरूर जाएंगे, पूरी उम्मीद है और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटें इमरान खान की हैं इंशाल्लाह, कोई एक सीट की तरफ भी नजर नहीं कर सकता। नहीं 45 तो नहीं, वो मेरे ख्याल है 15, 12, 17 ऐसे पे फोकस करें तो वो ठीक है। 45 पे फोकस करेंगे तो उनको मेरा 5-7 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इलेक्शन के दिन का माहौल डिफरेंट होगा और ये सारी पार्टियां एक साथ मिल जाएंगी मुख्तलिफ जगहों पे। और आपको पता है इलेक्शन होता है क्या, उनके साथ ये भी तो डर है कि अगर कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार जो जीतेंगे तो उसके बाद ऐसा ना हो कि दगा दे जाए इनकी पार्टी के लोग और जाके दूसरी पार्टी से मिल जाएं, तो ये भी तो खतरा है। असल बात ये, जीतेंगे तो पीटीआई के नाम से, इमरान खान के नाम से। जी सैयद भाई, ये जो मानसेरा में खड़े हो रहे हैं नवाज शरीफ, आप इनका अशर देख लीजिएगा होगा क्या नवाज शरीफ का मानसेरा में। ठीक है, जब आप इलेक्शन जीतते हैं ना तो आपको 2 चीजें उसका फायदा हासिल होता है। इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी फायदा होता है और जीतने और हारने का फायदा नुकसान दोनों होता है। 1 मिनट रह गया, जल्दी से वो दे दें। सैयद साहब, आपने सुना कि मेरी 1 महीने की जो व्यूअरशिप थी ना, फेसबुक पे 4.5 मिलियन की आई है और यूट्यूब पे 1.5 मिलियन की आई है व्यूअरशिप। ये देखें, आप लोग का बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप ये शो पसंद करते हो, जिस तरह आप लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू करना था आप लोगों को सबका, जितने मेरे फेवरेट कॉलर मेरे साथ आते हैं, जितने भी कॉलर है सब फेवरेट है मेरे लिए, कोई भी नहीं, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है। मुझे गिला जो होता है ना, वो ये होता है कि गाली जब कोई बताए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने आज देखे, मैंने कभी नहीं बताई मेरी व्यूअरशिप कितनी है, मगर मैंने आज आपको बताना पड़ी मुझे आप लोगों को कि देखें कितने ज्यादा लोग देखते हैं, लाखों लोग। जो मैं कहती हूँ कि लाखों लोगों तक आपकी आवाज जा रही है, तो हकीकत में लाखों लोगों तक आपकी आवाज जा रही है। तो आज मैंने इसी वजह से आप लोग के सामने मेंशन किया कि खुदा के लिए लैंग्वेज का ख्याल करा करें, लफ्जों का चुनाव अच्छे से करा करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का शुक्रिया करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हो। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। मंडे फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।